कंटिन्यू बात चल रही थी प्रीलिम्स पेपर 1 जो कि होता है जीएस का। अब जीएस के पेपर में लगभग 9 सब्जेक्ट आते हैं, ब्रॉडली 9 सब्जेक्ट आपके रहेंगे, जैसा पॉलिटी, हिस्ट्री का मॉडर्न पार्ट, एंशियंट प्लस मिडिवल हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक और एक आपका करंट अफेयर्स। लोगों का अलग अलग बाइफर्केशन हो सकता है कुछ लोगों के लिए सब्जेक्ट थोड़े ज़्यादा हों, जैसे अगर हिस्ट्री का आप एंशिएंट और मिडिवल अलग अलग ले लो तो एक और सब्जेक्ट बढ़ जाएगा। हो सकता है कि आपके कुछ लोगों के लिए सब्जेक्ट कम हो, बट मोर और लेस पूरा जो यूपीएससी का सिलेबस है वो इन्हीं 9 पॉइंट्स में, इन्हीं 9 डॉट्स में आपका इंक्लूडेड होगा। ठीक है, अभी अपन को क्या करना है, अपन को इन सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं इन सब का ईयर वाइज पीवाईक्यू जो है वो अपन को देखने हैं सबसे पहले, बिफोर यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स। पीवाईक्यूज देखने हैं और पीवाईक्यूज में अपन को ये आइडेंटिफाई करना है कि जो भी सब्जेक्ट है, पॉलिटी है, हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री है, एंशिएंट है, मिडिवल है, उसमें कौन सा पार्ट ऑफ द सिलेबस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं या हॉटस्पॉट में है। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन पॉलिटी की बात करें, ठीक है, तो पॉलिटी के पीवाईक्यूज अगर आप देखेंगे, अटेम्प्ट करेंगे एंड वहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे अच्छे से, तो कुछ पॉइंट्स हैं जो अलग से आते हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स के बारे में फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में पूछा जाएगा, नहीं तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पूछा जाता है। ऐसे ही प्रेसिडेंट एक हॉट टॉपिक है, पार्लियामेंट का मतलब है पार्लियामेंट से रिलेटेड, पार्लियामेंट की फंक्शनिंग से रिलेटेड। ठीक है, एंड सो ऐसा करके आपके काफ़ी सारे जो माइक्रो पॉइंट्स हैं वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे। अब ये वाली जो चीज़ें हैं ये सब यूपीएससी के सिलेबस में नहीं दिया होता है, ये आपको खुद को आइडेंटिफाई करना होता है। और ये आइडेंटिफाई करने के बाद आपको ये पता चलेगा विच पार्ट ऑफ द सिलेबस यू हैव टू वर्क ऑन, आपको किस पार्ट ऑफ द सिलेबस पे काम करना है। सिमिलरली अगर अपन बात करें, दूसरा एग्जांपल लेते हैं मॉडर्न इंडिया। तो मॉडर्न इंडिया के अगर आप पीवाईक्यूज देखेंगे तो पहला 1857 से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। दूसरा जो अपने इंडियन रेनेसांस था या फिर सोशल रिफॉर्म, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। फिर मॉडर्न टाइम्स में अगर बात करें तो स्वदेशी मूवमेंट एंड सो आप जैसे जैसे आइडेंटिफाई करेंगे आपको पता चलता जाएगा। मैं इन सारी चीज़ों की एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं दे रहा हूँ, नॉट बिकॉज कि मैं नहीं दे सकता हूँ, मेरे पास बनी रखी है इस पूरी लिस्ट को, बट आई वुड वांट कि आप खुद पीवाईक्यू सॉल्व करें, आप खुद थोड़ा मेहनत करें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि किस पार्ट ऑफ द सिलेबस में से या किस पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट में से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग, आपको ये चीज़ समझ में आए कि क्वेश्चन किस तरीके का पूछा जा रहा है। अगर मैं आपको सीधा बोल देता हूँ कि सोशल रिफॉर्म में से क्वेश्चन आ रहा है, तो आप टाइप ऑफ क्वेश्चन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, आप ये नहीं समझ पाएंगे कि यूपीएससी किस तरीके का क्वेश्चन पूछता है, किस पॉइंट पे ट्विस्ट कर सकता है, या फिर कौन सा फेवरेट थीम ऑफ क्वेश्चन है। तो जो लोग खुद मेहनत करेंगे उनको ज़्यादा फायदा रहेगा, एंड आई वांट कि सब लोग खुद से मेहनत करें ये चीज़ आइडेंटिफाई करने की, माइक्रो टॉपिक्स सब्जेक्ट्स में जो होते हैं वो आइडेंटिफाई करने की, सो दैट आपका एक प्रॉपर डायरेक्शन रहे अबाउट व्हाट यू हैव टू स्टडी और कितना डेप्थ में आपको पढ़ना है। एक और एग्जांपल लेते हैं आर्ट एंड कल्चर का या फिर एंशिएंट का लेते हैं। एंशिएंट में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, जैसे कि आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, वैदिक कल्चर, ये आता है बार बार। इसके अलावा बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे गुप्ता पीरियड एंड सो। तो हर सब्जेक्ट में ऐसे कुछ थीम्स होती हैं जहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहाँ पे ज़्यादा चांसेस है क्वेश्चन हिट करने के। एंड ये सब कहाँ से पता चलता है, ये सब अपना आइडेंटिफिकेशन होता है पीवाईक्यू से। पीवाईक्यू, अब पीवाईक्यू कब से करने हैं, कुछ लोग जितना पीछे चल जाते हैं उतना वो समझते हैं कि उतना अच्छा है, बट यूपीएससी का क्वेश्चन पूछने का और आइडेंटिफाई करने का तरीका एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद बदला है, तो बहुत ज़्यादा पीछे जाने की भी ज़रूरत नहीं है। 2012 के बाद पैटर्न चेंज हुआ था, तो 2012 एंड ऑनवर्ड्स के आप पीवाईक्यू ज़रूर करें। इफ़ यू कैन गो बैक तो 2000 से कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा 1970s 1980s के अगर आपको क्वेश्चन मिल रहा है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप 2012 के बाद से जितने भी पेपर आ रहे हैं, जितने भी पेपर यूपीएससी ले रहा है, 12 साल के पेपर बन जाते हैं, वो ज़रूर करना है। ठीक है, अपने इस तरीके से पीवाईक्यू सॉल्व करके आइडेंटिफाई कर लिए विच पार्ट ऑफ द सिलेबस में से ज़्यादा वेटेज है, कहाँ से यूपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, ये आइडेंटिफाई करने के बाद जैसे अपन को अब पढ़ना किस तरीके से है, अब अपन को ये पता चल गया कि जो यूपीएससी का सिलेबस आता है दैट हैज़ बीन डिफाइंड मोर क्लियरली
सीइंग द PYQs, अपने PYQ देख के और ज़्यादा जो भी माइक्रो टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं या फिर जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के ज़्यादा चांसेस है वो आइडेंटिफाई कर लिया। अब बात आती है कि अपन को पढ़ना कैसे है, ठीक है। तो पढ़ने के लिए सबसे पहले देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पूरी यूपीएससी की जर्नी की जो भी रहेगी वो है डिसिप्लिन। बिना डिसिप्लिन के आपका बहुत ज़्यादा मेरे को नहीं लगता है कि रिजल्ट आ पाएगा। तो डिसिप्लिन आपके अंदर बहुत अच्छा होना चाहिए और यही डिसिप्लिन आपको डेली बेसिस पे शो करना पड़ेगा। तो अब वो डिसिप्लिन किस तरीके से बनाए? एक आइडियल टाइम होता है 100 डेज के आसपास का यूपीएससी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए। 100 डेज मैं किन के लिए बोल रहा हूँ? जो पहली बार अगर प्रीलिम्स का एग्जाम लिख रहे हैं, अगर आपने पहले प्रीलिम्स का एग्जाम लिखा हुआ है, अगर आपको पहले से तैयारी है, कुछ चीज़ें कुछ सब्जेक्ट्स पहले से कवर कर रखे, देन इट्स गुड। आपको हो सकता है कि ये जो सेम चीज़ें अभी अपन डिस्कस करेंगे ये कम टाइम में भी हो जाए, बट इफ़ यू हैव 100 डेज दैट इज़ आइडियल, ठीक है। अब करना क्या है? सबसे पहले अपना जो 100 दिन है इसको ब्रेक करना है 4 साइकिल्स में। जो आपकी पढ़ाई होगी वो साइक्लिक नेचर की होगी। आप एक सिलेबस जो है अपना सारे सब्जेक्ट है वो सारे के सारे एक बार कवर करेंगे, देन सेकेंड साइकिल में मूव करेंगे, अगेन कवर करेंगे, एंड कवर करने के साथ साथ आप टेस्ट सीरीज भी लेंगे। सो अपन को करना क्या है? 2 चीज़ें करनी है, स्टडी प्लस टेस्ट, ठीक है। और ये 4 बार करना है। जिनने पहले पेपर दे रखा है वो 4 की जगह 3 बार कर लीजिए, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट द आइडिया रिमेन सेम कि आपको ऐसा साइक्लिक तरीके से करना है ताकि रिविजन हो पाए। आप इंडिविजुअल लेवल पे इस पूरी स्ट्रैटेजी को चेंज करके जो भी आपको बेटर सूट कर रही है चीज़ विच गिव्स यू मोर रिजल्ट, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं उस तरीके से। बट एक इन जनरल अपन स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं यहाँ पे। दिस स्ट्रैटेजी वर्क फॉर मी, मैंने अपने काफ़ी जानकारों को, दोस्तों को ये स्ट्रैटेजी बताई है, इट वर्क फॉर देम ऑल्सो। तो ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजी है, रिजल्ट इसका आता हुआ दिख रहा है। अपन 4 साइकिल करेंगे बट चारों साइकिल का करने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है। अभी अपन 100 दिन को ब्रेक कर लेते हैं 4 साइकिल्स में। तो मान लो कि पहला जो साइकिल रहेगी वो काफ़ी इलेबोरेट साइकिल रहेगी, तो 55 डेज अपन एक बार लेके चलते हैं एस्टिमेट के 55 डेज अपन ने फर्स्ट साइकिल में लगाए, ठीक है। दूसरी साइकिल लगभग 30 डेज, अराउंड 50% ऑफ द फर्स्ट साइकिल के आसपास उसका टाइम रहेगा। फिर थर्ड साइकिल आएगी 15 डेज के आसपास, या फिर थर्ड साइकिल 10 डेज के आसपास, और फिर लास्ट साइकिल जो है वो 5 डेज के आसपास, ठीक है। हर साइकिल का जो ऑब्जेक्टिव है वो अलग होता है और हर साइकिल को करने का तरीका अलग रहेगा। जैसा जो फर्स्ट साइकिल रहेगी इसका ऑब्जेक्टिव है आपका बेस बनाना। आपने कोई सब्जेक्ट पहले से नहीं पढ़ा है या फिर आप कोई भी चीज़ पहली बार पढ़ रहे हैं, फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि आप जो भी किताब उठा रहे हो वो पहली बार ही उठाने जीवन में, बट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू जहाँ पे आप चीज़ें मेमोराइज करना चालू कर रहे हैं, वो पहली बार कर रहे हैं, वो चीज़ होगी आपकी फर्स्ट साइकिल में। सो यहाँ पे आपको चीज़ें रिटेन करना चालू करना पड़ेगा, चीज़ें समझना चालू करना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड साइकिल का जो पर्पज़ है वो मोर और लेस ये रहेगा कि फर्स्ट साइकिल में अगर कोई कमी रह गई थी, जो कि हमें पता चलती है टेस्ट सीरीज, टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट देने के बाद, उसको कंप्लीट करना, उन लेकुनास को भरना, कोई ऐड ऑन करना है हमें सब्जेक्ट में या फिर कोई नोट्स में छोटा मोटा ऐड ऑन करना है उसको करना, एंड एक ओवरऑल रिविजन अपना जितना भी सिलेबस है उसका, ठीक है। थर्ड साइकिल का पर्पस रहेगा कि जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी है, क्योंकि अभी जो भी अपन चीज़ें पढ़ रहे हैं लगभग 85 डेज में अपन ने पढ़ा है, तो शुरुआत की चीज़ें थोड़ा भूलने लग जाएंगे या रिवीजन में कुछ चीज़ें ऐसा लगेगा कि अपन को याद नहीं है, तो उसको फटाफट अपन पढ़ के सारी चीज़ों को दिमाग में रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने का मतलब ये है कि आपके दिमाग में वो चीज़ें स्टेबली बैठी हुई हैं। अगर उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है या फिर कोई भी आपसे जानकारी मांगी जाती है, सो यू हैव सम आइडिया कि हाँ ये क्या था, किस पार्ट ऑफ द सिलेबस में आ रहा है। तो थर्ड साइकिल का जो पर्पस रहेगा वो है क्विक रिविजन। और जो लास्ट साइकिल का पर्पस रहेगा, इसका सिंपल पर्पस है आपका मोमेंटम बनाना, मोमेंटम फॉर द एग्जामिनेशन। आपका 26 तारीख को एग्जाम है, तो लास्ट के लगभग 20 तारीख से 21 तारीख से आपको फोकस करना चाहिए कि आपका माइंड एंड बॉडी का मोमेंटम उस तरीके से बने कि जब एग्जाम हो तो आप नर्वस ना हो, आप किसी चीज़ को लेकर परेशान ना हो, एंड बहुत ही स्मूथ तरीके से जैसा अपन डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर डेली पढ़ाई कर रहे हैं उस तरीके से आपका एग्जाम निकल जाए। तो लास्ट वाली जो साइकिल है उसका पर्पस यही रहता है। अब हर साइकिल को अपन ने टोटल टाइम टेबल जो था अपना 100 दिन का, उसको फर्दर अपन ने डिवाइड कर दिया 4 साइकिलों में। अभी हर साइकिल को अपन फर्दर डिवाइड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट्स। जैसे मान लेते हैं ये 55 डेज वाला है, इसको सब्जेक्ट के हिसाब से अपन को वापस से तोड़ना है, ठीक है। ये जो टाइम टेबल अपन तोड़ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट, ये सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड साइकिल में काम करता है। थर्ड साइकिल और फोर्थ साइकिल
इनप्रॉम्प्टू इन नेचर रहती हैं कि आपको उस टाइम पे जो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी लग रही है पढ़ना, आप वो सारी चीज़ें पढ़ लें। ठीक है, तो अभी अपन डिटेल में जाएंगे कि फर्स्ट साइकिल को किस तरीके से ब्रेक करना है। अगेन ये जो नंबर्स हैं कि 100 डेज का अपन ने लिया, 55 डेज, 30 डेज, 10, 5 ऐसा करके ब्रेक करा, ये कोई रिजिड नंबर नहीं है, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। 100 डेज आपके पास नहीं है, जितने दिन है, 90 डेज है, 85 डेज है, जितने भी दिन आपके पास बच रहे हैं, आप उस हिसाब से इसको मॉडिफाई करके एग्जीक्यूट करो। 4 साइकिल नहीं कर पा रहे, 3 साइकिल कर लीजिए, उसमें इतना इशू नहीं है। अभी अपन डिस्कस करेंगे कि ये जो 55 डेज है या फिर फर्स्ट साइकिल है, उसको अपन फर्दर किस हिसाब से ब्रेक करें। फर्स्ट साइकिल सेम एग्जांपल लेके चलते हैं। अपने पास 55 डेज है, ठीक है, और सब्जेक्ट है अपने पास 9 सब्जेक्ट्स हैं। अच्छा, ये 9 सब्जेक्ट्स में से एक चीज़ थी कि 9 सब्जेक्ट में से एक अपने करंट अफेयर को एज अ सब्जेक्ट काउंट किया था। तो करंट अफेयर एक ऐसी चीज़ है जो आप डेली बेसिस पे पढ़ेंगे, तो उसको एज अ सब्जेक्ट ना काउंट करके डेली रूटीन में कुछ घंटा, 2 घंटा या जितना भी आपको टाइम लगता है, आप उतना टाइम उसको डेली बेसिस पे उसको अलॉट कर दीजिए। तो आपके पास सब्जेक्ट मोटे तौर पे बच गए 8 सब्जेक्ट। 8 सब्जेक्ट 55 दिन में आपको करना है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो बड़े होंगे, जैसे पॉलिटी, मॉडर्न इंडिया, इकोनॉमी, ज्योग्राफी। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो रिलेटिवली छोटे होंगे, जैसे साइंस एंड टेक रिलेटिवली छोटा सब्जेक्ट है। तो अपन को जो 55 डेज है उसको ब्रेक करना है हर सब्जेक्ट के स्लॉट में। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि अपन पॉलिटी है, तो पॉलिटी अपन 8 दिन में कवर करेंगे, या फिर पॉलिटी को अपन 8 डेज दे रहे हैं। ठीक है, अभी 8 दिन का मतलब ये नहीं है कि आप पॉलिटी का ही किताब पढ़ते रहें और फिर कुछ भी एग्जीक्यूशन ना करें। एग्जीक्यूशन का मतलब टेस्ट ना दें। 8 दिन में आपको बुक तो पढ़नी पढ़नी है। बुक पढ़ने के लिए एक टाइम होगा और टेस्ट देने के लिए एक टाइम होगा, और ये दोनों चीज़ें आपको 8 दिन के अंदर अंदर करना है। तो मान लीजिए कि बुक आप 6 दिन में कवर करेंगे। हो सकता है कुछ लोगों को अभी ऐसा लग रहा हो कि 6 दिन में पॉलिटी की बुक कैसे खत्म होगी, लक्ष्मीकांत यूजुअली सब लोग पढ़ते हैं, तो 6 दिन में कैसे खत्म होगी। बट ऐसा कुछ नहीं है, 6 दिन में खत्म हो जाती है। कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता। मैंने भी जब पहली बार करा था और पहली बार टारगेट सेट करा कि 6 दिन में मेरे को बुक खत्म करनी है, तो मेरे को भी लगा था कि ये कैसे होगा, बट हो जाता है इवेंचुअली। इफ यू सेट अ गुड टारगेट, तो आपका ये अटेम्प्ट या फिर उतने टाइम में जो किताब है वो खत्म हो जाती है। तो बुक पढ़ने के लिए अपने पास 6 दिन है और टेस्ट देने के लिए 2 दिन है। आप पहले 6 दिन पढ़ाई करें, पहले 6 दिन सिर्फ किताब पढ़े, लक्ष्मीकांत जितना आप कवर कर सकते हैं। टारगेट तो वो पूरी बुक खत्म करने का है, बट आपसे जितना भी हो पाए, लाइक अराउंड 72 चैप्टर्स होते हैं लक्ष्मीकांत में। 6 दिन आप पूरा डेडिकेटेडली पढ़ें, पूरी कोशिश करें और दिमाग में ये लेके चलें कि मेरे को ये 6 दिन में किताब खत्म करनी है। बट जस्ट इन केस अगर आपका पूरी किताब खत्म नहीं होती है, तो ये 6 दिन से ज़्यादा आगे नहीं बढ़नी चाहिए बात। आपका 6 दिन में 72 चैप्टर्स की जगह अगर 65 चैप्टर्स हुए, 60 चैप्टर्स हुए, 55 चैप्टर्स हुए, तो ठीक है, आप उस किताब को बंद करके नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर बढ़ जाइए। आपका पॉलिटी का 6 दिन का पढ़ने का टाइम स्लॉट था, आपको उसमें ही कवर करना है। एंड इन केस अगर नहीं होता है आपके पूरी ट्राई करने के बाद भी, तो अपना टाइम टेबल एक्सटेंड मत करना। टाइम टेबल एक्सटेंड करने से क्या होता है, 2 चीज़ आती है। एक मेंटल लेथार्जी आती है कि हाँ ठीक है, आज मेरा मन नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, मैं एक दिन एक्सटेंड करके पढ़ाई कर लूंगा, या फिर किताब खत्म करने के लिए एक दिन एक्स्ट्रा ले लूंगा। तो पहला तो मेंटल लेथार्जी आती है, आप जितना इफेक्टिवली काम कर सकते हैं उतना इफेक्टिवली नहीं करते हैं। दूसरी चीज़ जो होती है वो होता है कि आपने पॉलिटी में से एक दिन एक्सटेंड कर लिया। नंबर ऑफ डेज फॉर प्रीलिम्स प्रिपरेशन तो आपके पास लिमिटेड ही है, वो तो आप एक्सटेंड कर नहीं सकते। यूपीएससी से ये बोल नहीं सकते कि मेरे को 4 दिन ज़्यादा दे दो, मेरी तैयारी नहीं हुई। तो किसी ना किसी सब्जेक्ट पे आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे ही करोगे। सो अपन को किसी भी सब्जेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अपन को एक टाइम टेबल बनाना है जहाँ पे अपन ने हर सब्जेक्ट को कुछ पर्टिकुलर टाइम डेडिकेट कर रखा है, और उसी टाइम के हिसाब से अपन उसकी तैयारी करेंगे एंड टेस्ट देंगे। ठीक है, सो नेवर मेक दिस मिस्टेक। कभी भी ये गलती मत करना कि आपने जिस सब्जेक्ट को जितना टाइम दिया है, अगर पॉलिटी को अपन ने 8 दिन दिए, तो 8 दिन से आगे कभी नहीं जाना चाहिए। वो आपको चाहे एक बार के लिए वो सब्जेक्ट थोड़ा कम पढ़ लेना, 2 चैप्टर कम कंप्लीट हुए वहां तक चल जाएगा, बट डू नॉट कॉम्प्रोमाइज वन सब्जेक्ट फॉर द सेक ऑफ अदर वन। ठीक है, तो वापस आते हैं। जैसे बुक पढ़ने के लिए आपने 6 दिन दिए, 6 दिन तक आपने बुक पढ़ी, जितना भी आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपकी पूरी बुक खत्म हो जाए, जो भी स्टैंडर्ड बुक आप फॉलो कर रहे हैं या फिर नोट्स फॉलो कर रहे हैं वो खत्म हो जाए। उसके बाद 2 दिन बैठ करके टेस्ट लगाना है। अच्छा, पॉलिटी के लिए अपन ने 2 दिन लिए हैं क्योंकि पॉलिटी के नंबर ऑफ टेस्ट ज़्यादा होते हैं। अपन एक बार लेके चलते हैं कि अपन 2 टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं। अगर आपको कम आइडिया है या फिर आपका जो नॉलेज बेस है
वो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो टेस्ट सीरीज आपको 2 लगा लेनी चाहिए। उसका फ़ायदा क्या होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन जैसे जैसे बढ़ते हैं आपका दिमाग का काम करने का या कनेक्शंस बनाने का तरीका बढ़ता है। अगर टाइम कंस्ट्रेन है तो आप एक टेस्ट सीरीज लगा लीजिए, बट PYQs ज़रूर करना है, PYQs आर मस्ट। ठीक है, हाल फिलहाल के लिए लेके चलते हैं कि 2 टेस्ट सीरीज है। पॉलिटी के नंबर ऑफ टेस्ट ज़्यादा होते हैं, तो अपन 4 टेस्ट है तो 2 दिन में 2 टेस्ट दे के अपन ख़त्म करेंगे। ठीक है, इसलिए अपन ने पहले ही 2 दिन डेडिकेटेड टेस्ट देने को दे रखा है। आइडिया ये है कि आप टेस्ट देने को डेडिकेटेड टाइम दो, बिकॉज जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक है यहाँ पे यूपीएससी की प्रिपरेशन में बच्चे करते हैं, एस्पिरेंट्स करते हैं, वो ये है कि वो टेस्ट देते हैं बट टेस्ट का एनालिसिस नहीं करते। ठीक है, आपने टेस्ट दिया, आपके मार्क्स अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में दे रहे हैं तो आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली आ गए। अगर आपने फिजिकल फॉर्मेट में दिया तो आपने पीछे से आंसर चेक करके आपने फटाफट मार्क्स निकाल लिए। आपके जितने भी 80 85 90 100 120 140 जितने भी मार्क्स आए, आपने वो मार्क्स एक्सेप्ट करे और फिर आगे बढ़ गए। ठीक है, इस तरीके से चेक करने में या मार्क्स कैलकुलेट करने में आपको 15 से 20 मिनट लगते हैं और आप उतने में खुश हो जाते हैं। बट ऐसे एनालिसिस नहीं किया जाता टेस्ट का। टेस्ट का एनालिसिस इस तरीके से किया जाता है कि मेरे कौन से पार्ट में कमी रह गई, कौन सा नॉलेज बेस मेरे को इंक्रीज करना है, कौन सा नया वैल्यू एडिशन में टेस्ट से लेके जा सकता हूँ। टेस्ट इन इटसेल्फ इज अ कंटेंट मटेरियल। ठीक है, तो टेस्ट किस तरीके से देना है उस पर अपन डिटेल में बात करेंगे, बट अभी का पॉइंट ये है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अपन को टेस्ट के लिए डेडिकेटेड टाइम स्लॉट रखना है। डेडिकेटेड टाइम स्लॉट नहीं रखेंगे तो आप टेस्ट अच्छे से ना तो दे पाएंगे, ना उसका एनालिसिस कर पाएंगे, और फिर उसका रिजल्ट निकलना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, सो वापस से अपन इस चीज़ पे आते हैं। पॉलिटी के लिए मान लो कि 8 दिन हो गए, ऐसे ही फिर मॉडर्न के लिए मान लेते हैं कि 7 दिन। अगर मॉडर्न में नंबर ऑफ टेस्ट कम है तो फिर एक ही दिन में टेस्ट हो जाएगा। तो इफेक्टिवली क्या होगा, 6 दिन पढ़ने के लिए दिया अपन ने, प्लस 1 डे फॉर टेस्ट, टेस्ट देना और एनालिसिस करना। इसी तरीके से एंशियंट प्लस मिडीवल, ये आप अपन लेके चलते हैं 6 दिन में कर लेंगे। अगेन इसमें नंबर ऑफ टेस्ट कम होते हैं, तो 5 डेज पढ़ने के लिए प्लस 1 डे टेस्ट देने के लिए। इस तरीके से आप पूरा जितने भी अपने 8 सब्जेक्ट थे, 9वां सब्जेक्ट करंट अफेयर्स था, उसको तो डेली बेसिस पे अपन पढ़ ही रहे हैं, जितने भी 8 सब्जेक्ट्स थे उसको 55 डेज में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या करनी है, अपन को टाइम टेबल ऐसा बनाना है कि 55 डेज में जितने 8 अपने टेस्ट है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे जो याद रखनी है वो ये है कि आप अपना टाइम टेबल कभी भी लूज नहीं करेंगे। टाइम से आगे जितना आपने एक सब्जेक्ट को टाइम दिया है उससे आगे कभी नहीं बढ़ेंगे, उसको स्किप नहीं करना है। दूसरा, टेस्ट देने के लिए डेडिकेटेड टाइम होना चाहिए और उसका एनालिसिस करने के लिए डेडिकेटेड टाइम होना चाहिए अपने पास। ठीक है, तीसरा, जो आप टाइम टेबल बनाएंगे वो पहले ही रेडी कर लेना, जो आपका 100 डेज का टाइम टेबल है उसके हिसाब से कि मेरे को फर्स्ट साइकिल कितने दिन में खत्म करनी है। अभी अपन ने जैसे डिसाइड किया था कि 55 डेज में खत्म करनी है, तो 55 डेज को किस तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट के लिए डिस्ट्रीब्यूट करना है वो आप पहले ही डिसाइड करके चलिए, एंड उस टाइम टेबल को कभी लूज मत करना, उस स्केड्यूल को लूज नहीं करना है। इस तरीके से अपनी पहली साइकिल कंप्लीट होगी। टेस्ट किस तरीके से देना उस पर अपन डिस्कस करेंगे, बट अपनी पहली साइकिल कंप्लीट करने का आइडिया इस तरीके का रहेगा। ठीक है, सेकेंड साइकिल, अब सेकेंड साइकिल अपन ने अज्यूम किया था 30 डेज में करेंगे। ठीक है, 30 डेज का मतलब है ऑलमोस्ट 50% ऑफ द फर्स्ट साइकिल। फर्स्ट साइकिल अपन ने 55 डेज में करी थी, सेकेंड साइकिल है 30 डेज। तो जितना भी लगभग अपन ने समय लिया था फर्स्ट साइकिल को कंप्लीट करने के लिए एक सब्जेक्ट के लिए, उससे लगभग आधा टाइम अब अपने पास है सेकेंड साइकिल कंप्लीट करने के लिए। तो जो एग्जाम्पल अपन ने पहले लिया था पॉलिटी अब पहले 8 दिन थे, अभी पॉलिटी के पास है अपने पास 4 दिन। 4 दिन में से 3 डेज बुक पढ़ने के लिए प्लस 1 डे फॉर टेस्ट। ठीक है, अगेन अपन को वही करना है, 3 दिन के अंदर अंदर अपन को पूरा बुक जो है अपने गो थ्रू करना है, पूरी बुक को पढ़ना है वापस से। सेकेंड रीडिंग में इतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आपने थोड़े दिन पहले ही उस किताब को अच्छे से पढ़ा है, उस किताब की नॉलेज आपके पास है। मुश्किल जरूर होगा बट इम्पॉसिबल नहीं होगा, काफ़ी आराम से हो जाती हैं ये सारी चीज़ें। तो आपको थोड़ा कोशिश करना है, मेहनत करना है, आप वही चीज़ 3 दिन के अंदर वापस से पढ़ लेंगे, आप उसके गो थ्रू कर लेंगे। बट अपन को एक चीज़ याद रखनी है, अपन को ये याद रखना है कि जब अपन सेकंड साइकिल चालू करें तो उसमें पहले वो वाले चैप्टर उठाने जो अपन ने फर्स्ट साइकिल में नहीं पढ़े। जैसे अपन ने एक अजम्पशन लिया था कि अपन ने 72 चैप्टर्स में से कुछ 65 चैप्टर्स करे, तो जो 7 चैप्टर अपने छूट गए थे पहले उस पर नजर डालिए, क्योंकि अपन कोई भी पार्ट ऑफ द बुक या कोई भी पार्ट ऑफ आर सोर्स अपन ऐसा
बिना देखे नहीं जा सकते, एक बार देख के तो कम से कम सब कुछ जाना है। तो पहले वो वाला पार्ट करिएगा जो आपने फर्स्ट साइकिल में नहीं पढ़ा था या फिर फर्स्ट साइकिल में नहीं कंप्लीट कर पाए थे। वो चीज कंप्लीट करने का टाइम सेकेंड साइकिल में मिलेगा आपको, रादर देन अपना फर्स्ट साइकिल का जो टाइम है उसको एक्सटेंड करना। तो सेकेंड साइकिल में पहले वो चीज कंप्लीट करें जो फर्स्ट साइकिल में नहीं कर पाए थे, देन स्टार्ट रिवाइजिंग एवरीथिंग, पूरा अपना किताब खत्म करने की कोशिश करें। और अगेन सेम रूल रहेगा, जितने दिन है उतना ही दिन पढ़ना है वो सब्जेक्ट, उसके बाद उसको एक्सटेंड नहीं करना है। 3 दिन पढ़ना है, 3 दिन के बाद चौथे दिन अगर अपन को टेस्ट देना है तो टेस्ट देना है, ठीक है। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, इसमें टाइम टेबल अपन स्किप नहीं कर सकते, एक्सटेंड नहीं कर सकते। सिमिलरली मॉडर्न हो जाएगा, फिर आर्ट एंड कल्चर हो जाएगा, एंशियंट मिडीवल हो जाएगा। ऐसा कर करके आपका सेकेंड साइकिल के जो 8 सब्जेक्ट हैं वो आप 30 दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आपके ऊपर ये चीज़ बेस्ड रहेगी कि कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कौन से सब्जेक्ट को कम टाइम देना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से था तो मेरे को साइंस एंड टेक में ज़्यादा टाइम नहीं लगता था, तो सेकंड साइकिल में कई बार ऐसा होता था कि मैं एक दिन ही टाइम देता था साइंस एंड टेक को, आधा दिन मॉर्निंग में पढ़ लिया और सेकंड हाफ में मैंने उसका टेस्ट लगा के एनालिसिस कर लिया। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका बैकग्राउंड कैसा है, कौन से सब्जेक्ट के साथ आप कंफर्टेबल हैं, कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट को कम ही समय में ख़त्म कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंडिविजुअल लेवल की चीज़ रहेगी, बट आइडिया यही रहेगा कि एक पर्टिकुलर टाइम देना है, टेस्ट के लिए अपन को डेडिकेटेड टाइम रखना है और उस चीज़ को कभी लूज़ नहीं करना है। तो पहली 2 साइकिल में अपना जो आइडिया रहेगा या फिर जो चलने का पढ़ने का तरीका रहेगा वो ये रहेगा कि पूरा जो साइकिल है उसको अपन ने सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर दिया और उस टाइम फ्रेम के अंदर अपन ने वो सब्जेक्ट पढ़ना प्लस डेडिकेटेड टाइम के अंदर उसके जो टेस्ट हैं वो लगाए, ठीक है। पहली 2 साइकिल का फोकस यही रहेगा। थर्ड साइकिल में अगेन अपन को रिवीजन करना है, बट यहाँ पे अपन ने 10 दिन की साइकिल ली थी, अपन को रिवीजन करना है, बट यहाँ पे अपना सब्जेक्ट वाइज रिवीजन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, या फिर अपन उस तरीके से नहीं कर सकते जितना फर्स्ट और सेकंड साइकिल में अपन ने किया था। तो यहाँ पे अपन को क्या करना है, अपन को सिंपली 1 दिन या 2 दिन एज पर योर ओन कंफर्ट, एज पर योर ओन नीड, अपन को एक सब्जेक्ट उठाना है और उसकी किताब अपने नज़रों के सामने से थोड़ा जल्दी जल्दी निकालनी है, ठीक है। इसी टाइम पे कुछ ऐसी चीज़ें करनी है जो कि आपको हाई मार्क्स रिवार्ड कर सकती हैं, ठीक है। जैसे मैप्स, इंडिया, वर्ल्ड, रिवर, माउंटेन, प्लेटूस, जो भी ऐसी चीज़ें हैं या फिर प्लेसेस इन न्यूज़, उनके मैप्स आप इस टाइम पे कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जब अपन करते हैं एग्जाम से लगभग 10-15 दिन पहले तो ठीक ठाक रिटेंशन पावर हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा और भी ऐसे बहुत सारी लिस्ट ऑफ चीज़ें हैं, जैसे जो लिटरेचर है, एंशिएंट मिडीवल आर्ट एंड कल्चर में क्वेश्चन आते हैं कि ये वाली किताब किसने लिखी, ये वाली पोएम किसके द्वारा लिखी गई है, ये वाला जो एंशिएंट पोएट था ये कौन से कोर्ट को बिलोंग करता था, उनके पैट्रनेज कौन देते थे, ठीक है, वो सारी चीज़ें। तीसरी चीज़ है इंडाइसिस, कौन सा इंडेक्स आया, वो कौन निकालता है, उसमें इंडिया की रैंकिंग इंप्रूव हुई या कम हुई, और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 साल में 1 बार आता है, 2 साल में 1 बार आता है, 1 साल में 2 बार आता है। ये 3 बेसिकली क्वेश्चन होता है, किसने निकाला, इंडिया की रैंकिंग इंप्रूव हुई या डिक्रीज हुई, और वो फ्रीक्वेंसी उसकी क्या है। इन 3 में से कुछ ना कुछ आपका सेट हो जाएगा। तो इस टाइप की कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको थर्ड साइकिल में ज़्यादा फोकस करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी चेंज होती है। जैसे इंडाइसेस है, इंडाइसेस आएगा भी थोड़ा लेट ही, तो एग्जाम से बहुत ज़्यादा पहले करके भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एग्जाम से पहले ये चेंज हो जाती हैं चीज़ें। दूसरा, ये इतनी सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ होती है कि थोड़े लंबे टाइम के बाद ब्लर आउट हो जाता है। तो एग्जाम के अगर अपन पास डिसेंटली इनफ टाइम के पास अगर अपन ये सारी चीज़ें कर ले तो अपन को फ़ायदा देके जाएगी। तो एक तो अपन को इस तरीके की चीज़ें करनी है थर्ड साइकिल में, और दूसरा अपन को करना है जो भी सब्जेक्ट है उसकी किताबों को बस गो थ्रू करना है, ठीक है, एक फाइनल टच देने के लिए या पॉलिश करने के लिए, ठीक है। बट यहाँ पे टेस्ट का क्या हिसाब रहेगा, आप फुल लेंथ टेस्ट देना चालू करेंगे यहाँ पे। आज से अभी से पहले जो भी साइकिल थी, फर्स्ट साइकिल थी, यहाँ पे जो आप टेस्ट दे रहे थे वो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे रहे थे। सेकेंड साइकिल थी, यहाँ पे जो टेस्ट थे वो भी सब्जेक्ट वाइज थे, कि पॉलिटी अपन ने पढ़ा तो पॉलिटी का टेस्ट देंगे उसके बाद। ऑल द पूरे सिलेबस, पूरे पॉलिटी के सिलेबस का आप टेस्ट एक साथ दे रहे थे, बट सेक्शनल या सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हो रहा था। बट जो थर्ड साइकिल है, यहाँ से आप फुल लेंथ टेस्ट चालू करेंगे, ठीक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी आपके ऊपर डिपेंड करेगा। 3 दिन में एक टेस्ट दे दिया या 4 दिन में एक टेस्ट दे दिया, मतलब पूरी थर्ड साइकिल में आपने 3 टेस्ट दे दिए तो भी इनफ है, 4 टेस्ट दे दिए तो भी ठीक है, 2 टेस्ट दे दिए तो भी ठीक है, कोई इतना इशू नहीं है, ठीक है।
बट आपको यहाँ पे फुल लेंथ टेस्ट लगाना चालू कर देना है। फुल लेंथ टेस्ट यहाँ पे लगाने चालू करने का लॉजिक क्या है, आप सब्जेक्ट 2 बार पढ़ चुके हैं, आप सेक्शनल टेस्ट देने में कंफर्टेबल हो गए। सेक्शनल टेस्ट देने के बाद आप जैसे ही यूपीएससी का एग्जाम देने जाएंगे तो वो तो फुल लेंथ टेस्ट ही होगा। सो यू शुड स्टार्ट गेटिंग यूज टू दी फुल लेंथ टेस्ट। और कई बार अपन को साइकोलॉजिकली ऐसा लगता है कि ये सब्जेक्ट मैंने पढ़ लिया, उसके बाद अगर टेस्ट दूंगा तो अच्छे मार्क्स आएंगे, बट आपको इस चीज के लिए भी रेडी होना पड़ेगा कि फुल लेंथ टेस्ट में या फिर जो भी आप टेस्ट दे रहे हो उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो आपने पढ़ा ही नहीं है, एंड नाउ स्टिल यू हैव टू हैंडल दैट क्वेश्चन। तो वो सारी प्रैक्टिस अब यहाँ एफएलटी से चालू होती है कि ये वाली चीज तो मैंने पढ़ी भी नहीं थी, फिर भी आ गया क्वेश्चन, बट स्टिल यू हैव टू हैंडल दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो फुल लेंथ टेस्ट अपन यहाँ से चालू करेंगे और इसकी फ्रीक्वेंसी अगेन आपके ऊपर डिपेंड करेगी। तो कुल मिला के बात यह है कि जो थर्ड साइकिल है वो सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल साइकिल है, ये काइंड ऑफ एक बफर साइकिल रहेगी जहाँ पे जो भी चीज़ें छूट गई आप वो करेंगे और टेस्ट भी अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे कि मेरे को ज़्यादा टेस्ट देना है या कम टेस्ट देना है एज पर योर ओन टाइम एंड डिमांड। नेक्स्ट है फोर्थ साइकिल। ये सबसे इंटरेस्टिंग साइकिल है क्योंकि यहाँ पे पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, वैल्यू एडिशन के लिए बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, ये आप अब मेंटली यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर द एग्जामिनेशन। तो फोर्थ साइकिल में क्या करना है, जैसे अपने 5 दिन का साइकिल लिया था, फोर्थ साइकिल में सेंट्रल पार्ट जो है वो टेस्ट सीरीज या जो आपके फुल लेंथ टेस्ट है वो ले लेंगे। और इसको अपन किस तरीके से करेंगे, अपन ऑल्टरनेट डेज पे फुल लेंथ टेस्ट लगाएंगे इन द सेम एनवायरनमेंट एज यूपीएससी एग्जामिनेशन। सेम एनवायरनमेंट से मेरा क्या मतलब है कि आप दिन में 2 ही टेस्ट लगाएंगे जैसा यूपीएससी लेता है। पहला टेस्ट अपना जीएस का रहेगा, सेकंड टेस्ट रहेगा अपना सीसेट का। पहले टेस्ट का टाइमिंग भी वही रहेगा जो यूपीएससी लेता है 9:30 से 11:30, और दूसरे टेस्ट का टाइमिंग भी वही रहेगा जो यूपीएससी लेके आता है। ठीक है, अपन कोशिश करेंगे अगर आप वैसा ही एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, एक स्ट्रिक्टली 2 घंटे के अंदर अंदर वो एग्जाम खत्म करना है टाइप वाली चीज़ें, इंक्लूडिंग ओएमआर एंड इंक्लूडिंग 5 मिनट फॉर दी डॉक्यूमेंटेशन, वहाँ पे आपको साइन वगैरह करना होता है तो उसके 5 मिनट अलग से काट के, तो 1 घंटा 55 मिनट में अपन फुल लेंथ टेस्ट खत्म करने की कोशिश करेंगे, इंक्लूडिंग ओएमआर भरना। ठीक है, क्योंकि ओएमआर भरना भी कई बार प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। अपन एंजाइटी में गलत ओएमआर भर देते हैं, गलत ऑप्शंस पे टिक कर देते हैं, जिसके बाद सीरीज ऑफ क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं और अपने वो एग्जाम क्लियर करने का चांस अपने खुद की आंखों के सामने से चला जाता है। ठीक है, तो अपन को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना है लास्ट वाली साइकिल में। किस तरीके से करेंगे, ऑल्टरनेट डेज पे कैसे करना है, बेसिकली फोर्थ वाली साइकिल का अपन ने क्या डिस्कस किया था, ये आपका मोमेंटम बनाने की साइकिल है। मोमेंटम किस तरीके से बनेगा, 26 मई को आपका एग्जाम है, 26 मई को एग्जाम है, तो इसके रिवर्स में हर ऑल्टरनेट डे पे आप जो फुल लेंथ टेस्ट है इंक्लूडिंग सी सेट आप वो दे दीजिए। कैसा, 26 हो गया, 25 स्किप किया, 24th, 23 स्किप किया, 22nd और 20th। ठीक है, 20th में, 22nd में, 24th में और 26th में को तो आपका डी डे है ही, मतलब जो आपका फाइनल डे है एग्जामिनेशन का वो है। इन 3 दिन एफएलटी प्लस सी सेट का पेपर अपन लगाएंगे, सेम टाइम पे लगाएंगे जिस टाइम पे आपको एक्चुअल में एग्जाम देना है, सेम तरीके से लगाएंगे जिस तरीके से आपको एक्चुअल में एग्जाम देना है। अगर आप वो एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, किसी लाइब्रेरी में जाके बैठ सकते हैं या फिर किसी आइसोलेटेड एरिया में जाके बैठ सकते हैं, आपको उस तरीके से जितना भी क्लोज आप एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं उतना क्लोजली आपको एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। क्यों, क्योंकि ये सब अब साइकोलॉजिकल गेम हो गया, आपकी जितनी तैयारी होनी थी उतनी हो चुकी है। नाउ यू आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड। अब अपन अपने माइंड एंड बॉडी को रेडी कर रहे हैं एग्जाम हॉल के लिए 26 मई के लिए। जब आप इस तरीके से एग्जाम लगाएंगे हर ऑल्टरनेट डे पे और आपके दिमाग को पता है कि ये मॉक है, तो आपका एक मोमेंटम बन जाएगा कि हाँ ठीक है, मैं तो हर दूसरे दिन ये फुल लेंथ टेस्ट और सी सेट दे रहा हूँ। तो जब एक्चुअल में 26 को आप एक्चुअल एग्जाम देने आएंगे तो आपके ऊपर उतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि आप ये चीज़ पहले ही 3 बार कर रखे हैं, पहले ही पिछले 5 दिन से आप सेम ही चीज़ कर लो। तो आपको ऐसा बहुत ज़्यादा एंजाइटी या फिर बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होगा कि अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, क्योंकि आप वो एनवायरनमेंट रिक्रिएट कर चुके हो। आपकी बॉडी एंड माइंड आर ऑलरेडी इन दैट मूड कि आप उस टाइम पे 2 घंटा इतने से इतने बजे, 2 घंटा इतने से इतने बजे अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, यू कैन स्कोर वेरी वेल। ठीक है, तो वो मोमेंटम क्रिएट करने के लिए थर्ड साइकिल अपन इस तरीके से लेके चलेंगे जहां पे अपन एफएलटी सी सेट बिल्कुल उस एनवायरनमेंट में एज क्लोज एज पॉसिबल लगाएंगे जहां पे या जिस तरीके से यूपीएससी उस एग्जाम को लेने वाला है। 26 को इसी मोमेंटम में, इसी आदत के साथ अपन 26 को जाके एग्जाम देंगे एंड वो काफ़ी इजी हो जाएगा।
एज एज अ प्रैक्टिस वो काफ़ी इजी हो जाएगा, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अब मैं बहुत ही अलग चीज़ कर रहा हूँ कुछ, आप उसी मोमेंटम में उसी तरीके से आगे बढ़ जाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अभी से पहले आपके टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे थे, क्या कर रहे थे, कौन से क्वेश्चन गलत हुए, कौन से नहीं हुए, वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। बट ये जो लास्ट के फुल एंड टेस्ट और सी सेट अपन लगाएंगे, यहाँ पे अपन को आपके मार्क्स कितने आए पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आपके मार्क्स ज़्यादा आ गए तो भी ठीक है, कम आ गए तो भी ठीक है, अपन को बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, 100 क्रॉस कर दिया, 125 क्रॉस कर दिया, 150 क्रॉस कर दिया, बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। और अगर अनफॉर्चुनेटली इस समय पे आपके कम मार्क्स आ गए, 75 आ गए, 50 आ गए, तो अपन को डिप्रेस भी नहीं होना है कि अभी मेरा नहीं होगा। आपको बस इस समय पे एग्जाम देना है एंड दैट्स इट। बहुत ज़्यादा इसके बारे में सोचना नहीं है। अगर कोई अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मिल जाता है, कंटेंट मिल जाता है, उसको हैप्पीली एक्सेप्ट करना है और अपने दिमाग के ऊपर किसी भी तरीके की कोई टेंशन नहीं बनने देना है कि मेरे मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं या मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं। ठीक है, तो फोर्थ साइकिल में जब अपन एग्जाम के बिल्कुल पास हो तो बिल्कुल ध्यान नहीं देना है कि अपने मार्क्स कितने आ रहे हैं। इससे पहले वाले में अपन ध्यान देंगे बिकॉज अपन को इम्प्रूव करना है। तो ये हो गया पूरा, अपन 4 साइकिल किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे या फिर जो अपना गिवन टाइम है फॉर प्रीलिम्स प्रिपरेशन वो अपन किस तरीके से डिवाइड करेंगे फॉर ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन। अब इस पूरी स्ट्रैटेजी को, पूरे टाइम टेबल को आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं एज पर योर ओन अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम एंड नीड, कि आपको 3 साइकिल करनी है, 2 साइकिल करनी है, या जैसा भी करना है आप उस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। अब अपन आते हैं कि टेस्ट किस तरीके से देना है। टेस्ट देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत बार देखा है कि एस्पिरेंट्स बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, उनका सोर्सेज भी सही होता है, सब कुछ सही होता है, उनकी नॉलेज बेस भी सही होता है, बट फिर भी वो टेस्ट में स्कोर नहीं कर पाते। टेस्ट में स्कोर ना कर पाने का एक बेसिक रीज़न यही रहता है कि उनको ये नहीं पता है कि टेस्ट देना किस तरीके से, कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है। आपका जिस तरीके से अभी यूपीएससी का एग्ज़ाम आ रहा है, जिस तरीके का पेपर आ रहा है, उसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है दैट यू नो विच क्वेश्चंस यू हैव टू लीव। और आपको क्वेश्चंस तो छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि इफ़ यू हैव टू स्कोर आपको क्वेश्चन छोड़ने पड़ेंगे। कुछ लोगों की स्ट्रैटेजी होती है कि 100 के 100 वो अटेम्प्ट करके आते हैं और उनका सिलेक्शन हो जाता है। अच्छी स्ट्रैटेजी है, मेरे लिए काम नहीं करती थी। मैं सिर्फ वो क्वेश्चन करके आता था या फिर फोकस उन क्वेश्चन पे करता था जो मेरे को आते थे, तो मेरी एक्यूरेसी भी ज़्यादा थी, मार्क्स भी काफ़ी अच्छे आते थे, और उस वजह से मेरा ईयर ऑन ईयर प्रीलिम्स क्लियर हुआ है। तो अभी अपन डिस्कस करेंगे टेस्ट देना कैसे। अगेन टेस्ट देने का तरीका भी, मेरा जो देने का तरीका था वो 3 साइकिल था। इसमें फर्स्ट साइकिल में वो वाले क्वेश्चन टिक किए जाते थे जिनके बारे में मैं श्योर हूँ आंसर को लेके, या फिर मैं कॉन्फिडेंट हूँ इन वॉट एवर टर्म यू वांट टू यूज। जिन क्वेश्चन को मैं फर्स्ट साइकिल में करूँ, सेकंड साइकिल में करूँ, थर्ड साइकिल में करूँ, मेरे को पता है उनका आंसर क्या है। अगर उनके ऑप्शन नहीं भी दिए जाते तो भी मेरे को पता है उनका आंसर क्या है। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो फर्स्ट साइकिल में किए जाएंगे। इसके अलावा मैं एक अलग तरीके के क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर देता था फर्स्ट साइकिल में, जो कि ऐसे क्वेश्चन थे कि उसका मेरे को फर्स्ट साइकिल में क्वेश्चन पूछो, ऑल्दो आई डू नॉट नो द एग्जैक्ट आंसर, बट मैं फर्स्ट साइकिल में भी वही टिक करूंगा, सेकंड साइकिल में भी वही टिक करूंगा, थर्ड साइकिल में भी वही टिक करूंगा। तो मेरे दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं है कौन सा ऑप्शन टिक करना है उसको लेके। तो वो सारे क्वेश्चन मैं फर्स्ट जो अपना साइकिल था उसमें अटेम्प्ट कर लेता था। फिर सेकेंड साइकिल है, सेकेंड साइकिल में जहाँ पे आप गेस वर्क कर रहे हैं, आपको वो वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। गेस वर्क कर रहे हैं या फिर किन्हीं क्वेश्चंस को लेके आप थोड़े बहुत कंफ्यूज्ड हैं, किन्हीं क्वेश्चंस के 2 ऑप्शंस के बीच में आपको नहीं पता है कि कौन सा ऑप्शन टिक करना है, आप वो सारी चीज़ें सेकंड में करेंगे। थर्ड साइकिल एक अलग तरीके की साइकिल है। यहाँ पे आप क्वेश्चन इसलिए नहीं दे रहे हैं या फिर इसलिए अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको उससे आंसर निकालना है। आप थर्ड साइकिल में एक लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन आप आइडेंटिफाई कर लीजिए। जैसे मैंने 5 क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर रखे थे कि मैं मैक्सिमम 5 क्वेश्चन करूंगा थर्ड साइकिल में, और ये सारे जो क्वेश्चंस होते थे उनका मैं तुक्का मारता था। तुक्का मतलब ब्लाइंड, एकदम ब्लाइंड तरीके से तुक्का मारता था। मेरे को फर्क नहीं पड़ता था कि क्वेश्चन इंग्लिश में दिया जाए, हिंदी में दिया जाए, मैथ फारसी में दिया जाए, चाइनीज़ में दिया है, मैंडेरिन में दिया जाए, जापानीज़ में दिया जाए, किसी भी भाषा में क्वेश्चन दे दो, मैं उसका कोई तो ABCD में से कुछ भी टिक कर दूंगा और मेरे को मतलब भी नहीं है कि वो क्वेश्चन सही जाने वाला है या गलत जाने वाला है। बट ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चन थे जहाँ पे मैं ब्लाइंड तरीके से खेलता हूँ या फिर तुक्का मारता हूँ, वो बहुत लिमिटेड होते थे। वो मैक्सिमम 5 करता था मैं, और कोशिश करता था कि मैं कम ही रखूँ। बट मेंटली मैं प्रिपेयर्ड रहता था कि मैं तुक्का मारूंगा, और मैं कुछ क्वेश्चंस में तुक्का मारूंगा, इतना गंदा तरीके से तुक्का मारूंगा कि ब्लाइंड है एकदम, मेरे को नहीं फर्क पड़ रहा है कि क्या क्वेश्चन है क्या आंसर है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा करने का फायदा क्या है।
ऐसा करने का फायदा ये होता है कि अगर आप अपने दिमाग को पहले ही ये समझा दो कि हम तुक्का मारेंगे और हम लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस में तुक्का मारेंगे, 5 क्वेश्चंस में अपन तुक्का मारेंगे, तो आपका माइंड 5 क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाता है कि हाँ ठीक है, एट द एंड मेरे को 5 क्वेश्चंस का रिवॉर्ड मिलेगा तुक्का मारने के लिए। तो वो जो रेस्ट ऑफ द 95 क्वेश्चंस है उस पर बहुत ज़्यादा सिंसियरिटी बरतता है। अपन को ये चाहिए, अपन को ये नहीं चाहिए, अपन को ये टूल की तरह यूज करना है कि हाँ ठीक है 5 क्वेश्चन पे अपन तुक्का मार लेंगे, उसका मतलब ये है कि रेस्ट 95 ऑफ द क्वेश्चन में बिल्कुल तुक्के वाला काम नहीं आएगा, बिल्कुल ऐसी चीज पे फोकस नहीं किया जाएगा जो हमें नहीं पता है। वो नॉलेज के हिसाब से होगा, वो अपनी इंटेलिजेंस के हिसाब से होगा, जो अपना कंटेंट अपन ने ओवर द टाइम बिल्ड किया है उसके हिसाब से अपन 95 क्वेश्चंस मारेंगे। ठीक है, तो थर्ड साइकिल का पर्पस बस यही होता है दैट यू कैन मेंटेन सिंसियरिटी इन रेस्ट ऑफ द 95 क्वेश्चंस। मैक्सिमम आप कोई भी 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, जितना भी आपको अटेम्प्ट करना है आप कर सकते हैं। मैं 5 करता था क्योंकि वो मैथमेटिकली प्रोबेबिलिटी के हिसाब से भी ठीक बैठता था कि अगर एक भी क्वेश्चन मेरा सही हो गया तो आई एम एट 0, और अगर एक भी सही, एक से ज़्यादा सही हो गया तो मेरा पॉजिटिव में मार्क्स आ जाएंगे, तो मेरे को उसमें ज़्यादा दिक्कत होती नहीं थी। अब ये जो तीनों साइकिल हैं, आप जो भी टेस्ट दे रहे हैं, सेक्शनल टेस्ट दे रहे हैं, अपना फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हैं, आपको ये तीनों साइकिल को लेके चलना है और ये तीनों साइकिल की स्टडी भी करनी है, ताकि आपको ये पता रहे कि आपका जो कंटेंट है किसी सब्जेक्ट में वही वीक है। पहला प्रॉब्लम ये होता है। सेकंड होता है कि किसी सब्जेक्ट में आपका गेस वर्क खराब होता है। ठीक है, तो इन दोनों में से कौन सी प्रॉब्लम ज़्यादा है, ठीक है, उस हिसाब से ये डिसाइड होगा कि कौन से सब्जेक्ट में आप गेस वर्क कर सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट में आपका गेस वर्क काम करता है, या फिर कौन से सब्जेक्ट में आपका गेस वर्क काम नहीं करता है, कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चंस में आप थोड़ा बहुत तुक्का लगा सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट्स को अगर शॉर्ट आता है आपको तो ही अटेम्प्ट करना है। अपन को इस तरीके से करने में ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई होती है। कैसे करना है? मान लो कि आप टेस्ट लिखना चालू कर रहे हैं, अपन सेक्शनल की बात करते हैं। सेक्शनल, अगेन पॉलिटी का आपने पेपर देना चालू किया, आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चालू किया, आपने एक क्वेश्चन किया और वो इस लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस से किया कि मैं बहुत श्योर हूँ कि इसका आंसर यही होने वाला है। ठीक है, उस क्वेश्चन के आगे कुछ मार्किंग कर दीजिए जो कि आपकी फर्स्ट साइकिल की मार्किंग होगी। कुछ भी हो सकता है, आप ऐसा फर्स्ट लिख दीजिए उस पर, या अल्फा लिख दीजिए, या जो भी आपको मार्किंग करनी है स्टार बना दीजिए, जैसा भी मार्किंग करनी है, बट यू कैन आइडेंटिफाई कि ये मेरे फर्स्ट साइकिल के अटेम्प्टेड क्वेश्चन है, इतना मार्किंग कर दीजिए। ठीक है, आपने वो पूरा पेपर कंप्लीट करा, 100 क्वेश्चन करे, 100 क्वेश्चन करने के बाद आपने सेकंड साइकिल चालू करा। इस साइकिल में आप जो भी क्वेश्चन करेंगे अगेन वो इस लेवल के होंगे जहाँ पे आप गेस वर्क कर रहे हैं कि हाँ थोड़ा मेरे को सोचना पड़ रहा है कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ सही नहीं है। मेरे को एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है, बट मैं अपने छोटा मोटा जितना भी कनेक्शंस बना पा रहा हूँ दूसरे सब्जेक्ट के साथ, दूसरे पार्ट ऑफ द सिलेबस के साथ, उससे मैं इसका आंसर आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आप सेकंड साइकिल में करेंगे। अगेन आप उसको मार्क कर लेंगे अल्फा से उसको मार्क कर लेंगे किसी अलग साइन से, जैसे बीटा से सेकंड लिख दिया, उसके सामने प्लस साइन लगा दिया, माइनस साइन लगा दिया, वॉट एवर इट इज। अभी के लिए अपन लेके चलते हैं अल्फा बीटा। आपके फर्स्ट साइकिल के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो अल्फा से मार्क्ड हैं, सेकंड साइकिल के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो बीटा से मार्क्ड हैं। ठीक है, और फिर ये कि ये थर्ड साइकिल होगी, इसको अलग ही लिख लेना ज़्यादा है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज़्यादा नहीं है। फिर जब आपने पूरा टेस्ट दे दिया, पूरा टेस्ट खत्म करने के बाद आपके पास फर्स्ट साइकिल के जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस होंगे अटेम्प्टेड क्वेश्चन। ठीक है, एक पूरे ये टेबल बनाना है आपको, तो ये ढंग से समझ लीजिए। ठीक है, अटेम्प्ट्स और करेक्ट, ये टेबल बनाना है। एट द एंड आपको पता होगा कि आपने फर्स्ट साइकिल में कितने अटेम्प्ट करे। मान लेते हैं कि आपने 50 अटेम्प्ट करे फर्स्ट साइकिल में, सेकंड साइकिल में आपने कितने अटेम्प्ट करे, सेकंड साइकिल में आपने 30 अटेम्प्ट करे, और थर्ड साइकिल की मैक्सिमम लिमिट ही 5 है। मान लेते हैं कि आपने 5 के 5 यूटिलाइज कर लिए, तो आपने 5 थर्ड साइकिल में कर दिया। ठीक है, अब यहां से आपको ये पता है कि आप यू वर वेरी श्योर अबाउट 50% ऑफ 50 क्वेश्चंस, यू गेस्ड 30 क्वेश्चंस, और 5 क्वेश्चन तो आप ऐसे ब्लाइंड में खेल रहे हो क्योंकि आपको बाकी 95 अच्छे से करना है। अब 50 में से अगर आपके 45 क्वेश्चंस करेक्ट होते हैं तो इसका मतलब है कि वो सब्जेक्ट का जो कंटेंट बेस है, नॉलेज बेस है, वो आपका अच्छा है, क्योंकि आप जिस क्वेश्चन के बारे में श्योर थे, जिस क्वेश्चन के बारे में कॉन्फिडेंट थे, आपने वो क्वेश्चन सही से अटेम्प्ट किया है और आपको ये पहले से पता था कि ये मैं सही से अटेम्प्ट कर रहा हूँ। दूसरा केस लेते हैं, 50 आपने अटेम्प्ट करे श्योरिटी के साथ कि मेरे ये आंसर जो है वो सही होने वाले हैं, बट उसमें से 10 ही सही हुए, 40 गलत हो गए। ठीक है, तो इसका क्लियर इंडिकेशन ये है कि आपका उस सब्जेक्ट को लेके कंटेंट ही वीक है, आपको और ज़्यादा
कंटेंट को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, आपको और ज़्यादा उस सब्जेक्ट की किताबों को पढ़ने की ज़रूरत है, नोट्स को पढ़ने की ज़रूरत है, किसी तरीके से कंटेंट बिल्ड करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो पहला वाला जो है फर्स्ट साइकिल वो ये चीज़ आइडेंटिफाई करवाएगा। सेकेंड साइकिल में मान लेते हैं कि 30 में से आपने कुछ गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्ट कर दिए, 25 क्वेश्चंस आपने करेक्ट कर दिए। 25 क्वेश्चंस करेक्ट करने का मतलब ये है कि आपने 30 पे गेस वर्क किया, जिसमें से 25 आपके सही हो गए। तो ये सेकेंड साइकिल की हायर एक्यूरेसी ये चीज आइडेंटिफाई करवाएगी आपको कि आप उस सब्जेक्ट में गेस वर्क कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर सब्जेक्ट में गेस वर्क करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सेकेंड साइकिल में अगर आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं, आपकी एक्यूरेसी ज्यादा है, दिस मीन्स कि आप उस सब्जेक्ट में गेस वर्क कर सकते हैं। और अगर इसको दूसरे शब्दों में बोला जाए, फुल लेंथ टेस्ट में उस सब्जेक्ट से कोई आया हुआ क्वेश्चन आपको गेस वर्क के लिए कंसिडर करना चाहिए, बिकॉज आपकी एक्यूरेसी ज्यादा है उस सब्जेक्ट के गेस वर्क में। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि 30 में से आपके 20 गलत हो गए और 10 ही सही हुए, ठीक है, तो आपका क्लियर आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा कि यार ये सब्जेक्ट का जो गेस वर्क है वो मेरा खराब है, और जो मैं क्वेश्चंस या फिर जो भी ऑप्शंस मैं चूज कर रहा हूं, इट हैज हायर चांसेस टू गेट रॉन्ग। तो अपन को उस सब्जेक्ट का गेस वर्क नहीं करना है। ठीक है, तो यहां से आपको पता चलता है कि कौन से सब्जेक्ट को आपको अटेम्प्ट करना है और कौन से सब्जेक्ट को आपको अटेम्प्ट नहीं करना है इन केसेस ऑफ गेस वर्क। ठीक है, तो पहले वाले में अगर अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, अच्छी एक्यूरेसी आ रही है, दिस मीन्स आपका कंटेंट अच्छा है। अगर अच्छे करेक्शंस नहीं आ रहे हैं, दिस मीन्स आपका कंटेंट सही नहीं है, आपको और ज़्यादा किताब पढ़ने की ज़रूरत है। सेकेंड वाली साइकिल से अपना ये आइडेंटिफाई होता है कि आप उस सब्जेक्ट में गेस वर्क करेंगे तो कितना अच्छे से रिवॉर्ड हो पाएंगे। अगर अच्छी एक्यूरेसी है आपकी सेकेंड साइकिल में सब्जेक्ट को लेके, तो आप गेस वर्क करिएगा उस सब्जेक्ट में, और अगर अच्छी एक्यूरेसी नहीं है तो थोड़ा सोच समझ के बच करके गेस वर्क करिएगा। थर्ड साइकिल में अगेन, थर्ड साइकिल का पर्पस मैंने इनिशियल स्टेज पे ही बता दिया था कि थर्ड साइकिल का पर्पस करेक्ट होना या करेक्ट ना होना नहीं है, आपकी सिंसियरिटी मेंटेन करना है फॉर रेस्ट 95 ऑफ द क्वेश्चंस। तो यहां तक आप सब लोग साथ में, सबको समझ आ रहा है अभी तक? तो ये हुआ टेस्ट अपन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। एक बीच में क्वेरी आई थी, नंबर ऑफ टेस्ट कितने देने हैं अपन को। तो जैसा मैंने बोला कि 2 टेस्ट सीरीज आप दे सकते हो, 2 टेस्ट सीरीज दे सकते हो इफ टाइम परमिट्स। 2 टेस्ट सीरीज का मतलब हो गया लगभग 60 टेस्ट या फिर 6000 क्वेश्चंस। बट इतना ज़्यादा करने की तभी ज़रूरत है जब आपके पास बहुत सारा टाइम हो, आपके पास इनफ टाइम हो। अगर आपके पास इनफ टाइम नहीं है तो आपको एक टेस्ट सीरीज कर लेनी चाहिए, प्लस फुल एंड टेस्ट के कुछ एक्स्ट्रा पेपर लगा लेने चाहिए। तो ये कुल मिला के कुछ ऐसा 30 to 35 टेस्ट होते हैं अगर आप एक टेस्ट सीरीज लगा रहे हो तो। ठीक है, इसमें जो 60 टेस्ट की अपन बात कर रहे हैं, ये अभी पेपर 1 की ही बात कर रहे हैं अपन। सी सेट के लिए थोड़ा सा अलग स्ट्रैटेजी है, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं सी सेट को। सी सेट की बात भी अपन करेंगे, उस टाइम पे देखेंगे कि टेस्ट वगैरह कितने लगाने हैं या कितने नहीं लगाना। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं होता कि आप 60 टेस्ट लगाएं, टेस्ट तो आप थोड़ा कम टेस्ट भी लगाएंगे तो भी काम चल जाएगा, इफ़ यू हैव गुड ग्रिप ऑन एनालाइजिंग द टेस्ट। जैसा ये वाली जो अपन ने बात यहाँ पे डिस्कस करी थी, अगर ये चीज़ आप अच्छे से कर रहे हैं तो थोड़ा कम नंबर ऑफ टेस्ट में भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक बार अगर आइडेंटिफिकेशन हो गया कि मेरा ये सब्जेक्ट स्ट्रांग है या वीक है, या फिर इस सब्जेक्ट में मेरे को गेस वर्क करना है या नहीं करना है, तो फिर काम चल जाएगा। इसलिए अपन को बहुत ज़्यादा टेस्ट लगाने की बहुत ऐसा मस्ट नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा टेस्ट लगाया जाए। अपन कम नंबर ऑफ टेस्ट से भी काम चला सकते हैं, बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस अपन जितने ज़्यादा लगाएंगे उतना ज़्यादा अपना नॉलेज बेस बढ़ेगा। बट ऐसा कैसे हो सकता है कि अपन टेस्ट ना लगाएं और नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाए? तो ऐसे हो सकता है कि आप डेली बेसिस पे कुछ 20-25 क्वेश्चन लगा लें विच आर नॉट पार्ट ऑफ द टेस्ट सीरीज। फॉर एग्जाम्पल, कुछ इनिशिएटिव्स ऐसे हैं ऑनलाइन जो डेली के 25 से 30 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करते हैं, और वो आप डेली बेसिस पे 25 क्वेश्चन लगाइए। नेशनल लेवल पे जितने भी लोग उसको दे रहे हैं उनका स्कोर भी वहाँ पे होता है। इफ़ यू आर रजिस्टरिंग फॉर इट तो आपका स्कोर भी होता है। फ्री इनिशिएटिव रहते हैं ये। जैसे एक इनिशिएटिव का एग्जांपल मैं दूंगा, इनसाइट्स ऑन इंडिया का है, तो उसका इंस्टा 75 इनिशिएटिव आता है। इंस्टा 75 इनसाइट्स ऑन इंडिया का, तो इंस्टा 75 के इनिशिएटिव में आप डेली के फॉर 75 डेज, 75 का मतलब है 75 डेज बिफोर प्रीलिम्स ये चालू हो जाता है, और डेली के कुछ 25 क्वेश्चन GS1 के आते हैं, 5 क्वेश्चन सी सेट के आते हैं, 30 क्वेश्चन के आप आसपास अटेम्प्ट करते हैं डेली। यहाँ पे अपन उस तरीके से एनालिसिस नहीं करते हैं जिस तरीके से अपन ने पूरे टेस्ट सीरीज का एनालिसिस किया। यहाँ पे अपन बेसिकली एक
अपना कंटेंट बेस या फिर अपना जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और इसका पर्पस वही है। ठीक है, ठीक है। नंबर ऑफ टेस्ट की बात हो गई, टेस्ट सीरीज कैसे अटेम्प्ट करनी है उसकी बात हो गई। अभी नेक्स्ट आते हैं अपन सी सेट पे। सी सेट में 3 पार्ट होते हैं ब्रॉडली। सी सेट का जो पेपर है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो सकता है। पहला है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, जो भी अलग अलग पैसेज आते हैं या जो भी चीज़ आती है वो सब इसमें इंक्लूडेड है। दूसरा है मैथ्स, नंबर सिस्टम, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, परसेंटेज, ये सारी चीज़ें मैथ्स में आ जाती हैं। तीसरा है रीजनिंग, डायग्राम, रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें, इस तरीके की चीज़ें सारी रीजनिंग में आ जाती हैं। ठीक है, डायरेक्शंस। जो 80 क्वेश्चन है, सी सेट में 80 क्वेश्चन होते हैं, वो इन 3 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। इंग्लिश के लगभग ऐसा अराउंड 30 क्वेश्चन होते हैं, 30-35 हो सकता है। पेपर टू पेपर, ईयर टू ईयर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, बट लगभग यही रेशो होता है। और मैथ्स और रीजनिंग के मिला के कुछ 50 क्वेश्चन, 45 से 50 क्वेश्चन होता है। ठीक है, आज से पहले की या फिर 23 से पहले जो पेपर आता था उसकी स्ट्रैटेजी में बहुत क्लियरली अपन को पता होता था कि अपन कोई भी 2 सब्जेक्ट, कोई भी 2 पार्ट अगर लेके चलेंगे तो अपना सी सेट का पेपर निकल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग करके आता था, और उसके बाद में मैं इंग्लिश के तो क्वेश्चन छूता भी नहीं था, ऐसा देखता भी नहीं था कि कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। जैसे ही आता था इंग्लिश का क्वेश्चन स्किप कर देता था फटाफट। कुछ 40-45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आता था, उसमें इनफ नंबर आ जाते थे मेरे, 100 का स्कोर क्रॉस हो जाता था, पास हो जाते थे, और कभी मेरे को प्रॉब्लम नहीं आई। ठीक है, बट अभी जो 23 में पेपर आया उसके बाद क्लियरली अपन को पता है कि ये वाली स्ट्रैटेजी अब काम नहीं करेगी। पहले ये स्ट्रैटेजी काम करती थी, आप रीजनिंग और इंग्लिश करके आ जाओ, काम चल जाएगा। मैथ्स और इंग्लिश करके आ जाओ, रीजनिंग खराब है कोई बात नहीं, मैथ्स और रीजनिंग करके आ जाओ, कोई भी 2 पार्ट करके आ जाओ, आपका काम चल जाएगा। बट अभी ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो अभी अपन को लगभग सब में से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, अब सब में से कैसे करना पड़ेगा? अगेन जो पुरानी स्ट्रैटेजी है उससे ही मिलता जुलता अपन कुछ करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि अपन वी आर गुड इन मैथ्स एंड रीजनिंग। अभी मैथ्स और रीजनिंग के तो आप अच्छे सारे क्वेश्चन करो ही। ठीक है, PYQs आप निकालो, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कौन सा पार्ट ऑफ द सिलेबस में से क्वेश्चन आ रहा है। जैसा परमुटेशन कॉम्बिनेशन में से क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसके क्वेश्चन देख दो, वर्क टाइम में से क्वेश्चन आ रहा है आप उसके क्वेश्चन देख लो। अगर आपको खुद को ये चीज़ें एनालाइज करना नहीं आता है तो फिर आप उसके फॉर्मूलेज अंडरस्टैंड कर लो कि किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से नहीं करता। जो भी है, 2 पार्ट ऐसे रहेंगे जो आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग करके चलना है। और फिर जो तीसरा पार्ट है, तीसरे पार्ट में बेयर मिनिमम आपको करके ही जानी है चीज़ है। जैसा इंग्लिश में 2 तरीके के पैसेज आते हैं, एक थोड़ा लॉन्ग पैसेज होता है, एक शॉर्ट पैसेज होता है। एक में मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं और एक में सिंगल क्वेश्चन आता है एक पैसेज के बाद। तो इंग्लिश में अगर अपन करना चाह रहे हैं थोड़ा कम मेहनत में ज़्यादा काम, तो एक पैसेज के बाद जिसमें मल्टीपल क्वेश्चंस है अपन वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। दूसरा PYQ से अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन आएगा। अपन ये स्ट्रैटेजी भी लगा सकते हैं कि पहले क्वेश्चन पढ़ लें फिर पैसेज पढ़ेंगे, ताकि अपन आइडेंटिफाई कर पाए कि ये पूछना क्या चाह रहा है, उसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाए। कहने का मतलब ये है कि आपको अभी 2 पार्ट 3 में से 2 पार्ट करके काम नहीं चलेगा, 3 में से 2.5 पार्ट करना पड़ेगा। बिना थर्ड वाली चीज के गए या फिर बिना थर्ड वाला जो सब्जेक्ट है पार्ट ऑफ द सिलेबस है वो पढ़े, अभी काम नहीं चल पाएगा। ठीक है, दूसरा अपन एग्जांपल लेते हैं कि मान लेते हैं कि आपकी इंग्लिश और रीजनिंग अच्छी है, आप इनके लगभग हर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देना विद अ गुड एक्यूरेसी। दिस इज गिवन दैट वी नीड टू हैव गुड एक्यूरेसी इन सी सेट, नहीं तो आप क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तुक्के मत मारना सी सेट में, वो नहीं हो पाता। आपने इंग्लिश के अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, रीजनिंग के अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, तो मैथ्स का बेयर मिनिमम कुछ लेके चलो। PYQs में से देख लो कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन आ रहे हैं क्या, वर्क के क्वेश्चन आ रहे हैं क्या, या फिर वर्क एंड टाइम के क्या क्वेश्चन है, आपका परसेंटेज के क्या क्वेश्चन है, आपके रेशियो के क्या क्वेश्चन है, एंड विच एवर पार्ट यू आर कंफर्टेबल इन, आप उस चीज के बारे में और गहराई से पढ़ाई कर लीजिए, उसके फॉर्मूला समझ लीजिए और फिर उस पार्ट को आगे करने का अटेम्प्ट करने का ट्राई करिए। ठीक है, सिमिलरली अगर इंग्लिश और मैथ्स आप कर लेते हैं तो रीजनिंग में कोई जो भी माइक्रो टॉपिक्स हैं, रिलेशन हो गया या और भी डायरेक्शन वाली चीज़ें हो गई, ये सारी चीज़ें, इनका फॉर्मूला समझिए, इनके फॉर्मूले को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए एंड ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस इन CSAT पेपर। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि पहले वाली स्ट्रैटेजी बस ये रहती थी कि 3 में से 2 पार्ट करा, अपना काम हो गया। अभी वाली स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि 3 में से 2 पार्ट तो करना ही करना है, थर्ड वाले पार्ट का भी लगभग कुछ हिस्सा अपन को करके जाना है। कौन सा हिस्सा करके जाना है?
अपन को आइडेंटिफाई करना है पीवाईक्यूज देख करके कि किस तरीके का क्वेश्चन आता है और इसमें से कौन से पार्ट ऐसे हैं जिसके साथ मैं थोड़ा मेहनत करके कंफर्टेबल हो जाऊंगा। ठीक है, वो वाली चीज़ें अपन को सी सेट में अटेम्प्ट करनी है। सी सेट के लिए एक बात याद रखना, सी सेट क्वालिफाइंग पेपर है, आपको 66 मार्क्स चाहिए 200 में से। और जैसे ये आप श्योर हो जाएंगे मेरे को कोई भी सी सेट का पेपर मिल जाए अब मैं 66 मार्क्स ले आऊँगा, उसके बाद बहुत ज़्यादा मेहनत करना मत। क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि सी सेट के लिए लोग इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं कि वो जीएस के पेपर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। जीएस का पेपर मेरिट पेपर है, वहाँ पे हो सकता है कि कट ऑफ बढ़ जाए। पिछले कुछ सालों का ट्रेंड है कि कम हुई है, बट हो सकता है किसी भी दिन उसकी कट ऑफ बढ़ सकती है। ठीक है, वहाँ पे कट ऑफ बढ़ सकती है, बट यहाँ पे आपको सिर्फ 66 मार्क्स लेके आने हैं। तो जिस दिन आप ऐसा श्योर हो जाएं कि मेरे को कोई भी ऐसा पेपर मिल जाए जिसमें से 66 मार्क्स तो मैं ले ही आऊँगा, आई हैव दिस अमाउंट ऑफ नॉलेज, मैंने जो स्ट्रैटेजी है अपनी वो सही से बना ली है, उसके बाद बहुत ज़्यादा मेहनत मत करना, बहुत ज़्यादा सी सेट को टाइम मत देना। तो अपन बात कर रहे थे कि एग्जाम हॉल में आपका माइंडसेट किस तरीके का होना चाहिए सो दैट आपको एग्जाम देने में, पेपर देने में प्रॉब्लम ना आए। सो फर्स्टली ये जो 2 घंटे होते हैं एग्जाम हॉल के, ये मेंटली आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं एंड इट इज़ वेरी नेचुरल। अगर आप नर्वस हो रहे हैं, एंजाइटी क्रिएट हो रही है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत नेचुरल बात है। अपने आप को बहुत अलग मत मानिए, अपने आप को बहुत कम भी मत मानिए, कोई इशू नहीं है, सबके साथ होता है ये। ठीक है, तो सबसे पहले तो बी कंफर्टेबल इफ़ यू आर गेटिंग नर्वस, इफ़ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ एंजाइटी, कोई टेंशन हो रहा है, सो बी कंफर्टेबल कि हाँ ठीक है, होना बनता है। क्यों होना बनता है? बिकॉज आपने तैयारी करी है, आपने समय दिया है, तो जब रिजल्ट की बात आएगी तो आपकी एंजाइटी होना बहुत नॉर्मल है और बहुत ही एक्सपेक्टेड है। बट अपन को ये फोकस करना है कि अपन को उस एंजाइटी के साथ डील कैसे करना है, किस तरीके से अपन इस चीज को या इस प्रोसेस को एंजाइटी से दूर रख सकते हैं, नर्वसनेस से दूर रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो अपने आप को ये चीज रिमाइंड करानी चाहिए या ये चीज समझनी चाहिए, जब आप एग्जाम हॉल में घुस रहे हैं, सबसे रिपीटेटिव थॉट जो हो सकता है किसी के दिमाग में वो ये हो सकता है कि आपकी तैयारी पूरी नहीं है। आप एग्जाम हॉल में आए हैं, आप लगभग आधे लोगों से आगे हैं जिनने यूपीएससी का फॉर्म भरा था। लगभग 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 5 लाख लोग ये अटेम्प्ट देने जाते हैं, क्योंकि बचे हुए 5 लाख को लगता है कि उनकी तैयारी कंप्लीट नहीं है, वो अगले साल करेंगे या जिस भी तरीके से। तो इफ़ यू आर एंटरिंग द एग्जामिनेशन हॉल, एटलीस्ट आप आधे लोगों से तो ऑलरेडी आगे हैं। स्टिल आपको लग सकता है कि आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं है, आपको लग सकता है कि याद आ सकता है कि मैंने ये पार्ट ऑफ द सिलेबस नहीं खत्म किया, ये वाला चैप्टर मेरे को याद नहीं है, ये वाला मैप मैं भूल चुका हूँ। ओवर थिंकिंग से कुछ कुछ हो जाता है। जब अपन एग्जाम हॉल में घुस रहे होते हैं तो किसी का डिस्कशन अपने कानों पे पड़ गया, उसने कोई ऐसी बात बोल दी जो आपको याद नहीं आ रही है या फिर आपने पढ़ी ही नहीं है, तो आपको लगता है कि मेरा किस तरीके से होगा, लोगों ने तो पता नहीं क्या क्या पढ़ रखा है, मैंने नहीं पढ़ रखा। तो उस टाइम पे सबसे पहले जो आपको अपने आप को याद दिलाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, दैट यू हैव टू रिमाइंड योर सेल्फ दैट यू आर इक्वली अनप्रिपेयर्ड एज एवरीवन एल्स। आपकी तैयारी नहीं हुई है, आपको पता है, बट किसी की भी तैयारी नहीं हुई है। तो ये बहुत ही बढ़िया या फिर बहुत ही एक नॉर्मल चीज़ होती है कि अगर आपको एंजाइटी क्रिएट हो रही है कि ये वाला पार्ट मैंने नहीं करा, ये वाला चैप्टर मैं भूल रहा हूँ, ऐसा सबके साथ हो रहा है। आप हो सकता है कि फर्स्ट चैप्टर भूल रहे हो, सामने वाला इंसान 5th चैप्टर भूल रहा होगा, बट इट एक्चुअली डज नॉट मैटर। सबको ऐसा लगता है कि उन्हीं का दिन खराब चल रहा है, ऐसा नहीं है, सबका दिन बराबर से ही खराब रहता है। और आपने जो चीज़ें आपको ऐसा लगता है कि आप भूल रहे हैं या फिर आपने नहीं करी है, वो प्रॉब्लम सबके साथ हो रही है। ठीक है, सो यू शुड बी नोइंग दिस फैक्ट दैट यू आर इक्वली अनप्रिपेयर्ड एज एवरीवन एल्स। तो आप सबसे पहले तो कंफर्टेबल होइए उस नर्वसनेस के साथ जो आपको हो रही है। हाँ, आप मान रहे हैं कि कुछ चीज़ें आप भूल रहे हैं या फिर कुछ चीज़ें आप नहीं कर पाए, ठीक है, वहां तक बात ठीक है, बट बी कंफर्टेबल कि सब लोगों ने ऐसा ही किया और सब लोग उसी नर्वसनेस से जूझ रहे हैं। ठीक है, सेकेंड जो चीज़ है, पहली चीज़ तो ये होगी दैट यू हैव टू रिमाइंड योर सेल्फ दैट यू आर इक्वली अनप्रिपेयर्ड एज एवरीवन एल्स। ठीक है, सेकेंड चीज जो है वो है ईगो बीच में नहीं आना चाहिए। ईगो का मतलब है कि कुछ सब्जेक्ट आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स होंगे। फेवरेट सब्जेक्ट का मतलब मान लो कि पॉलिटी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है और वहाँ पे आपने ज़्यादा मेहनत करी है, आपके एग्जाम में जो सेक्शनल टेस्ट थे उसमें भी मार्क्स ज़्यादा हो रहे हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है, बट उसको दिल पे नहीं लेना। अगर एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है पॉलिटी का जो आप आंसर नहीं कर पा रहे हैं बहुत अच्छे से या फिर उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो वहाँ पे अटकना नहीं है, बात दिल पे नहीं ले जानी है कि ऐसे कैसे, ये तो पॉलिटी का क्वेश्चन है और आज तो मैं ये करके ही जाऊँगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। डिफिकल्ट क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में से आ सकता है, कितने ही आप उसको सब्जेक्ट को लेके मास्टर हों, आप
कहीं ना कहीं अटक सकते हैं। तो कभी ऐसा क्वेश्चन आए जो आपकी स्ट्रेंथ से या फिर नॉलेज बेस से बाहर चला जाए इन दी एग्जामिनेशन हॉल, नॉट बिफोर दैट, टेस्ट सीरीज में तो आपको बाद में कवर करना है, इन दी एग्जामिनेशन हॉल कभी ऐसा आ जाए आपके फेवरेट सब्जेक्ट से चीज़ें हैं जो वो आगे बढ़ गई हैं, आपके नॉलेज बेस बुक से चीज़ें आगे बढ़ गई हैं, तो उसको दिल पे नहीं लेना है, भिड़ नहीं जाना है क्वेश्चन के साथ कि नहीं नहीं आज तो मैं सॉल्व करके ही रहूंगा। क्योंकि अगर वो क्वेश्चन आपको आना ही होता, आपके फेवरेट सब्जेक्ट का है और वो क्वेश्चन अगर आपको आना ही होता तो वो इंस्टेंटेनियसली आ जाता, थोड़ा बहुत सोच करके आ जाता। बट अगर उसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा है, मतलब आपको वो क्वेश्चन नहीं आता है, एंड देयर इज 3/4 चांसेस कि आप गलत आंसर ही टिक करने वाला है। सो सेकेंड चीज ये रहेगी कि किसी भी सब्जेक्ट को लेके, किसी भी पार्ट ऑफ द सिलेबस को लेके आपको किसी भी तरीके की कोई ईगो नहीं रखनी है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज ये रहेगी कि फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है अपन को एग्जाम अटेम्प्ट करने में। अपन घर से कुछ आइडियाज लेके जाते हैं कि हम 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, हम 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, हम 95 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, हम 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। आप किसी भी तरीके का आइडिया लेके जा सकते हो। आप ये आइडिया लेके जा सकते हो कि मेरे को इतने समय के अंदर अंदर पहली साइकिल कर देनी है, दूसरी साइकिल इतने में करनी है। वो आइडिया ले जाना ठीक है, काफी हद तक ठीक है, बट यू नीड टू हैव फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि एग्जाम किसी भी तरीके का आ सकता है। आपने एग्जाम देखा नहीं है कि एग्जाम डिफिकल्ट आने वाला है या इजी आने वाला है, एग्जाम लेंदी आने वाला है या नहीं आने वाला है। तो आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए एग्जाम हॉल में घुसने के बाद। एक बार पेपर हाथ में आ जाए उसके बाद ये डिसाइड करने की कि हाँ मेरी ऑन द स्पॉट स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। आप घर से, जैसे मैं अपना खुद का एग्जांपल लेता हूँ, मेरा जो फर्स्ट प्रीलिम्स था वहां पे मैं घर से डिसाइड करके गया था कि मेरे को 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। बट मेरा जो टेस्ट पेपर आया था वो थोड़ा उस वाले ईयर में जो डिफिकल्टी लेवल था वो इंक्रीज हुआ था, एंड जो सेट मेरा था उसमें आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन पहले थे जो कि मेरा वीक पार्ट था। तो मेरे को पहला क्वेश्चन नहीं आया, दूसरा नहीं आया, तीसरा नहीं आया, मैंने अपने आप को संभाले रखा कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं। ऐसा करते करते 10 क्वेश्चन नहीं आए, 11 क्वेश्चन नहीं आए, और मैं घर से डिसाइड करके गया था कि मेरे को 90 क्वेश्चंस करना है। अब 11 क्वेश्चन नहीं आए तो अब तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं 90 क्वेश्चंस कर पाऊंगा, क्योंकि मैथ्स भी कुछ चीज़ होती है। फिर मैंने वहीं पे डिसाइड करा मेरे को 90 क्वेश्चंस करने ही नहीं है, मेरी स्ट्रैटेजी अब मैं चेंज कर रहा हूँ। मैं सिर्फ उतने क्वेश्चंस करूंगा जिनके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा श्योर हूँ, बहुत ज़्यादा गेस वर्क नहीं करूंगा यहाँ पे। एंड जितने भी अगर फेल होना होगा तो मैं 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके भी फेल होऊंगा, बट देर इज अ बेटर चांस कि मैं लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूं, हायर एक्यूरेसी आ जाए और मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो जाए। मैंने 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे, ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करे। हुआ वही कि एक्यूरेसी ज़्यादा हो गई, मेरे कुछ 5 के आसपास क्वेश्चंस गलत हुए थे, एंड 110 115 के आसपास मेरा कुछ बीच में स्कोर रहा था एग्जैक्ट, और मैंने अपना फर्स्ट जो प्रीलिम्स था वो इस तरीके से क्लियर कर लिया था। अगर इसकी जगह मैं दूसरी चीज करता, आई एम वेरी श्योर कि मैं वो प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाता। अगर मैं रिजिड रहता अपनी स्ट्रैटेजी पे घर पे जो मैं बना के गया था कि मेरे को 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, मेरे को 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो मैं 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट तो कर लेता, बट मेरी नेगेटिव मार्किंग इतनी ज़्यादा हो जाती कि मैं क्लियर नहीं कर पाता। क्योंकि 65 मैंने अटेम्प्ट करे, उसमें से 5 गलत हुए। अगर मैं इससे ज़्यादा करता, इससे ज़्यादा जितने भी करता, देर इज़ अ गुड चांस कि वो गलत हो जाते। तो मान लो कि 30 और गलत हो गए, 30 और गलत हो गए तो 20 नंबर और कम गए, वो कट ऑफ से नीचे पहुंच जाती बात। तो इस तरीके से आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए, एग्जामिनेशन हॉल में घुसने के बाद भी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ सकती है। सो आप एक आइडिया लेके जाइए कि आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, बट अगर जरूरत पड़ रही है एग्जामिनेशन हॉल में अंदर एंटर करने के बाद अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करने की, तो आप बिल्कुल अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसको चेंज करिएगा। फोर्थ है, आप जब एग्जाम देंगे, एग्जाम देने पे 90 मिनट्स बाद, 1.5 घंटे बाद, आप जिस भी पार्ट ऑफ द सिलेबस पे हो, जिस भी पार्ट ऑफ द टेस्ट पे हो, जिस भी मोमेंट पे हो, आप एक बार पॉज करिएगा उसको और अपनी OMR भर लीजिएगा। ठीक है, 90 मिनट्स के बाद OMR भरनी है। OMR भरने का रीजन क्या है? 90 मिनट्स तक आपने गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए होंगे। अगर 90 मिनट से ज़्यादा लेट करते हैं तो हो सकता है कि थोड़ा सा आपको हड़बड़ाहट हो जाए कि टाइम खत्म हो जाएगा, मैं सही से नहीं कर पाऊंगा, या फिर मेरा अभी क्वेश्चन बाकी है, पेपर बाकी है, OMR कैसे भरूंगा। आपको ये चीज़ों की हड़बड़ाहट हो जाए और आप OMR गलत भर दें, तो ये गलती से बचने के लिए आप 90 मिनट्स के आसपास एक पॉज लीजिएगा और अपनी OMR भरना चालू कर दीजिएगा। ठीक है, हो सकता है जब OMR अपन भरे तो OMR भरने के टाइम पे कुछ प्रॉब्लम्स अपन को आ सकती हैं कि अपन एक क्वेश्चन सही से अटेम्प्ट नहीं किया, या फिर 24th की मार्किंग 25th क्वेश्चन में कर दिया, ऐसा कुछ करके उन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। और उन्हीं सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए 90 मिनट्स के आसपास जो है अपन को एक बार OMR भर लेनी है। OMR भरने के बाद अगेन अपन को कंटिन्यू करना है कि
अगेन अपन को कंटिन्यू करना है अपना जितना भी एग्जाम है वो बचे हुए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का। एक एस्पिरेंट पूछ रहे हैं कि अगर इफ वी आर 100% श्योर अबाउट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन तो उसी टाइम पे ओएमआर भरी जा सकती है क्या? ये आपका इंडिविजुअल डिसीजन है। मेरे को ऐसा लगता था कि ओएमआर बार बार भरना और बार बार पेपर खोलना थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है, बार बार ब्रेक आता है तो दिमाग उतना स्मूथली काम नहीं करता, मेरा नहीं करता था बार बार ब्रेक लेकर के करना। दूसरा प्रॉब्लम ये भी होता था कि जब मैं ऐसा एक एक क्वेश्चन करके ओएमआर भर रहा होता था तो कई बार ऐसा होता था कि क्वेश्चन मैं ऊपर नीचे भर देता था। तो ये सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए ओएमआर मैं एक ही बार भरता था, अलग से भरता था, और फिर उसके बाद अगर जो भी इंडिविजुअल क्वेश्चन है उनको मैं अटेम्प्ट कर लेता था। आखिरी चीज़ है कि ये जो 2 घंटा है यहाँ पे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है कि आपका रिजल्ट बनेगा या नहीं बनेगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। आपको जिस चीज़ के लिए फाइट करना है या फिर जो चीज़ आपके कंट्रोल में है वो है सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन के अलावा आपके पास और कुछ भी नहीं है विच इज़ इन योर हैंड। आप जितना भी आपको टाइम मिला गया उसको अच्छे से यूटिलाइज करें, उसकी अच्छी सी स्ट्रैटेजी बनाएं और उस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करके गिव द बेस्ट पॉसिबल आउटकम या फिर गिव द बेस्ट पॉसिबल चांस, गिव द बेस्ट पॉसिबल फाइट जो आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए दे सकते हैं या फिर अपनी तैयारी को एग्जीक्यूट करने के लिए दे सकते हैं। ठीक है, एग्जाम हॉल में जाके ये नहीं सोचना है कि मेरा रिजल्ट बनेगा या नहीं बनेगा। आपका रिजल्ट या फिर आपकी सक्सेस वहीं पे ही है जहाँ पे आप अपनी तैयारी से सेटिस्फाइड है। ठीक है, जैसा इफ़ यू आर सेटिस्फाइड कि मेरे को इतना समय मिला था, उसमें मेरे पास जितने रिसोर्सेज थे, जितनी समझ थी, उससे मैंने बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन किया है, देन इट्स अ विन फॉर यू। आप बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए कि एग्जाम निकलेगा या नहीं निकलेगा, बिकॉज नंबर ऑफ सीट्स लिमिटेड है। ये कोई ऐसा बोर्ड वाला एग्जाम तो है नहीं कि 60% लोग या फिर 60% से ज़्यादा जितने भी हो सकते हैं उतने बच्चे आ सकते हैं, कोई ऐसा लिमिट नहीं है। यहाँ पे तो लिमिट है कि लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स होंगी, मेरिट का क्वेश्चन है, तो कोई ना कोई तो ऐसा डिजर्विंग कैंडिडेट होगा जो कि नहीं जा पाएगा। ये चीज़ आपको बिल्कुल बॉदर नहीं करनी चाहिए। आपका सेटिस्फैक्शन या फिर जो चीज़ आपको ढूंढनी चाहिए वो यही है कि आपने ऑनेस्टली अपने साथ ईमानदारी रखते हुए जो भी बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम था आपने वो किया। आपने जितनी अपनी समझ थी उससे बेस्ट पॉसिबल फाइट दी है, एंड दिस इज द सेटिस्फैक्शन यू शुड बी सीकिंग इन ऑफ कोर्स यूपीएससी या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये चीज़ को ज़रूर याद रखिएगा। एक चीज़ अपन थोड़ा पीछे वापस जाएंगे, एक चीज़ बताना स्किप हो गया था थोड़ा। फोर्थ साइकिल में जब अपन प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, फोर्थ साइकिल मतलब जो आखिरी वाली साइकिल है जहाँ पे अपन फुल एंड टेस्ट लगा रहे हैं, इस टाइम पे आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेस्ट लगाएंगे, आप पढ़ाई भी करेंगे। और पढ़ाई करने का तरीका 2 तरीके से होगा। पहले वो वाले सब्जेक्ट होंगे जो आपको बहुत ज़्यादा याद नहीं रहते, जैसे एंशिएंट मिडीवल में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो आपको याद नहीं रहते, ऐसे 4-5 दिन की मेमोरी होती है, याद करा 4-5 दिन तक याद रहेगा, फिर वो सब मिक्स होना चालू हो जाएगा। ठीक है, पहले इस तरीके के सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं। अगेन मैं बोल रहा हूँ पढ़ सकते हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना आपकी मर्जी है, क्योंकि फिफ्थ वाली साइकिल काफ़ी फ्लेक्सिबल साइकिल है, डू वॉट एवर यू लाइक। ठीक है, दूसरे वाले सब्जेक्ट या दूसरे तरीके वाले सब्जेक्ट जरूर करने, सब्जेक्ट्स विच यू आर कंफर्टेबल इन एंड सब्जेक्ट्स विच गिव यू कॉन्फिडेंस। ठीक है, और ये जितना क्लोज टू एग्जाम हो सकता है उतना क्लोज अपन को पढ़ना है। जैसे मैं एक्चुअल एग्जाम से एक रात पहले बैठ करके पॉलिटी की किताब देखता था। ठीक है, कुछ नॉलेज गेन करने के लिए नहीं देखता था, बस उस किताब को अपनी नज़रों के सामने से निकालता रहता था, सो दैट मेरे को कॉन्फिडेंस रहे। मैं जैसे ही कोई चैप्टर देखता था तो मेरे को लगता था कि हाँ ये वाली चीज़ तो मेरे को आती है, तो आई फील्ड कॉन्फिडेंट कि हाँ मैं अभी तैयार हूँ। ठीक है, तो जो भी सब्जेक्ट आपको कंफर्टेबल बनाता है, जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ने में अच्छा लगता है, जो भी सब्जेक्ट आपको रिलैक्सिंग लगता है, जो भी सब्जेक्ट आपको एक गुड स्टेट ऑफ माइंड में छोड़ सकता है, आप लास्ट में वो वाले सब्जेक्ट पढ़िए। ठीक है, ये मोर और लेस आपका प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी रहेगी पूरे तरीके से। इसमें मॉडिफिकेशंस आप अपने बेसिस पे कर सकते हैं, एंड इसमें सिमिलर सी स्ट्रैटेजी मेंस में भी आ सकती है, बट मेंस में अपन इतने ज़्यादा टेस्ट लगा नहीं सकते, तो मेंस की नंबर ऑफ टेस्ट के हिसाब से जो स्ट्रैटेजी है वो चेंज हो जाएगी। ये यूपीएससी प्रीलिम्स की अपन बात कर रहे थे, बट प्रीलिम्स मोर और लेस हर स्टेट का या हर एग्जामिनेशन का मोर और लेस इसी तरीके से चलेगा, स्पेशली फॉर दोज एग्जामिनेशंस जिनके एग्जाम टाइम पे हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि अपन 100 दिन की स्ट्रैटेजी बनाए और फिर 50 दिन बाद अपन को पता चल रहा है कि 6 महीना पोस्टपोन हो गया प्रीलिम्स, उसमें थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जहाँ पे टाइमली पेपर हो जा रहा है वहाँ पे तो ये चीज़ काम करती है। तो आप इस पूरी स्ट्रैटेजी को आई होप ठीक ठाक तरीके से आप समझ गए होंगे, एंड इसको इम्प्लीमेंट करना
इसमें जो भी नीडेड मॉडिफिकेशन है फॉर योर ओन स्पेसिफिकेशन वो लेके आना, वो अब आपके हाथ में रहेगा। दूसरा चीज़ जो आपको देखना पड़ेगा वो ये रहेगा कि किस तरीके की गलतियां आप कर रहे हैं। ठीक है, इस पे अपन डिस्कस कर लेते हैं। टाइप ऑफ मिस्टेक्स, पहली होती है आपकी नॉलेज, नॉलेज के हिसाब से। पहला है नॉलेज, आपका ज्ञान ही कम था, तो जब ज्ञान ही कम है तो फिर आप गलती करने ही वाले हैं। उसके लिए टेस्ट सीरीज से अपन को क्या लेना है, कंटेंट। दूसरी होती है सिली मिस्टेक्स। सिली मिस्टेक्स का मतलब क्या है, वहां पे नॉट पूछा था आपने, एक्चुअल आंसर है वो बता दिया। वहां पे फॉल्स पूछा था आपने, ट्रू बता दिया। वहां पे इनकरेक्ट पूछा था आपने, करेक्ट बता दिया। टेस्ट सीरीज से इसको किस तरीके से सही करना है, यहाँ पे अंडरलाइनिंग की प्रैक्टिस चालू करें। तीसरी होती है पैटर्न वाली मिस्टेक्स। पैटर्न वाली मिस्टेक का मतलब है कि एक पर्टिकुलर पैटर्न होगा जिस गलती को आप बार बार रिपीट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं इंडाइसेस में काफ़ी गलती करता था, ठीक है। कुछ लोग होते हैं मैप में काफ़ी गलती करते हैं, कुछ लोग होते हैं ईयर्स में काफ़ी गलती कर देते हैं, ठीक है। तो अगर वो आइडेंटिफाई आपको हो रहा है तो टेस्ट सीरीज से आपको ये पता रहेगा, दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाले क्वेश्चन मेरे को करना है, ठीक है, या फिर आपको पता चलेगा कि ये वाले क्वेश्चन मेरे को नहीं करना है। जैसे इंडाइसेस में अगर कुछ पर्टिकुलर तरीके के क्वेश्चन या कुछ पर्टिकुलर इंडाइसेस आते थे, इंडेक्सेस आते थे, तो मैं अटेम्प्ट करता था। अगर उसके बाहर कुछ भी आ गया तो आई वॉज वेरी कंफर्टेबल एंड वेरी श्योर कि मेरे को ये नहीं करना है, ठीक है। तो पैटर्न से आपको ये पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं करने हैं। मोर और लेस ब्रॉडली यही तीन तरीके की जो होती है मिस्टेक्स अपन को एग्जामिनेशन में या फिर टेस्ट देते टाइम पता चलती है। गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए और डायनामिक डेटा के लिए कौन सी वेबसाइट, आप किसी भी वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं। मैं पर्सनली इनसाइट्स ऑन इंडिया को फॉलो करता था। इनसाइट्स ऑन इंडिया में प्रीलिम्स के लिए अलग से आता है, कंटेंट एनरिचमेंट फॉर मेंस अलग से आता है, एसए के लिए कंटेंट अलग से आता है। तो वो मेरे को बाइफरकेशन अच्छा लगता था, कंफर्टेबल लगता था, तो मैं वहाँ से ऐड करता था। बट मैं कंटेंट या फॉर्डर के लिए जहाँ पे डेटा दिया गया है कि इंडिया का एजुकेशन में किस तरीके से इम्प्रूवमेंट हुआ है, इंडिया की हेल्थ किस तरीके से इम्प्रूव हुई है, बजट कितना आ रहा है कौन से वाले पार्ट के लिए, इस सब के लिए एक अलग से फॉर्डर बुक बना लेता था, जहाँ पे छोटा छोटा मैं जो भी रेलिवेंट कंटेंट है वो सब्जेक्ट वाइज लिख लेता था, एग्जाम से पहले पढ़ के चल जाता था, और दो चार कोशिश करता था कि दो चार डेटा उसमें से हर आंसर में, हर वाला जो भी कंटेंट में डाल रहा हूँ उसमें ऐड कर दिया जाए। करंट अफेयर्स के लिए अगेन मेरा मानना है कि आजकल जो मैगजीन्स आ रही हैं वो काफ़ी अच्छी आ रही हैं, जो ऑनलाइन सोर्सेज हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, एंड इसमें आप कोई भी ऑनलाइन सोर्स ले सकते हैं। हिंदी मीडियम के लिए भी आने लगे, इंग्लिश मीडियम के लिए भी आने लगे। तो इसमें आप एक बार देखिएगा कि कौन से सोर्सेज में कौन सा प्रोज है, कौन सा आप उस हिसाब से अपना सोर्स चूज कर लीजिएगा। शॉर्ट नोट फॉर क्विक रिविजन, शॉर्ट नोट्स आप पूरे सब्जेक्ट का नहीं बना सकते हैं या फिर पूरे सिलेबस का नहीं बना सकते। आपको शॉर्ट नोट्स उन्हीं चीज़ों को बनाना चाहिए जो कि आप याद नहीं रख पा रहे हैं या भूल जा रहे हैं, वो आप जिस भी तरीके से इस चीज़ को भूलना चाहें। शॉर्ट नोट्स एग्जाम से थोड़े दिन पहले ही बनने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप साल भर से बैठ करके शॉर्ट नोट्स बनाए जा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम से पहले फिर वो वापस से लॉन्ग नोट्स ही है। तो एग्जाम से थोड़े दिन पहले ही बैठ करके शॉर्ट नोट बनाए जाते हैं, जहाँ पे आपको ये चीज़ या फिर वो चीज़ें नोट डाउन करनी है जो आप भूल रहे हैं, बहुत अच्छे से याद नहीं रख पा रहे हैं। करंट अफेयर्स आप जिस भी साल एग्ज़ाम दे रहे हैं उससे बोला जाता है कि साल डेढ़ साल पहले का आपको करंट अफेयर्स पता होना चाहिए। तो अगर आप डेढ़ साल का कर पा रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि जब आप पहली बार अटेम्प्ट करते हैं तो शुरुआत का थोड़ा बहुत समय तो ऐसे निकल जाता है, चीज़ों को यूज टू होने में निकल जाता है कि ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, आपको इन डेप्थ पढ़ना पड़ता है, आपको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो शुरुआत का थोड़ा समय तो उस तरीके से निकल जाता है, और बाद वाला इफेक्टिव पार्ट जो होता है वहाँ पे अपन एक्चुअली गेन कर पाते हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर्स साल से डेढ़ साल के बीच में आप कर लीजिए। हाँ, ये चीज़ मैं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स करने के चक्कर में बहुत मेहनत पे नहीं पड़ना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई एक क्वेश्चन होता है एग्जाम में जो 2 साल पहले हुए इवेंट से रिलेटेड होता है, तो दुनिया बोलने लग जाती है 2 साल पहले के भी करंट अफेयर्स करने हैं अपन को, अब तो 2.5 साल पहले के भी करके जाएंगे। एक क्वेश्चन अगर ऐसा आ रहा है जो 2.5 साल पहले पूछा गया था या फिर 2.5 साल पहले इवेंट हुआ था, तो उसको छोड़ दो। आपके लिए फिर एग्जाम में 99 क्वेश्चंस हैं, क्योंकि आप पूरा साल भर का करंट अफेयर्स करने के लिए अपना मन बना रहे हो जस्ट फॉर वन क्वेश्चन। तो इसका इन्वेस्टमेंट टू रिटर्न रेशो बहुत अच्छा नहीं है। इन्वेस्टमेंट उतना ही करो जहाँ पे रिटर्न अच्छा है। तो इन्वेस्टमेंट अपना 9 महीना 12 महीना
उसके करंट अफेयर्स पे करो जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। टेस्ट सीरीज कौन से प्रेफर करें ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, बट ऑनलाइन मोड या ऑफलाइन मोड में से ऑफलाइन मोड को चूज़ करना बेटर रहता है, क्योंकि ऑफलाइन मोड में आप जब वो पेन एंड पेपर वाला फील आता है तो ज़्यादा सही से, एटलीस्ट मेरा तो ऐसा मानना है कि ज़्यादा सही से आप सोच पाते हैं चीज़ों को, ज़्यादा सही से आगे पीछे जैसा एक्चुअल एग्जाम में आप पेपर के साथ कर सकते हैं, उस सिमुलेशन में ज़्यादा क्लोज रहते हैं। तो ऑफलाइन अगर टेस्ट सीरीज देंगे तो बेहतर रहेगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी किस तरीके से करनी है? वर्ल्ड ज्योग्राफी बेसिकली दो तरीके से, दो पार्ट हैं। एक तो फिनोमिनल्स वाला पार्ट है कि वोल्केनो कैसे आता है, मानसून कैसे आता है, या फिर जो ओशियंस हैं, ओशन करंट्स हैं, विंड्स हैं, ये सारी चीज़ें। तो जीसी लियोंग किताब है, अगर जीसी लियोंग किताब नहीं पढ़ना या मन नहीं है, एनसीईआरटीज़ पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटीज़ का भी मन नहीं है तो एक पीएमएफ आईएएस है, पुअर मेंस फ्रेंड, आप इनकी किताब ले सकते हैं। ये किताब मैंने खुद ने भी रेफ़र करी थी, उस टाइम पे नोट्स के फॉर्म में आती थी, आजकल किताब के फॉर्म में आ रही है। इसमें एनसीईआरटी और जीसी लियोंग को पूरा कंपाइल करके एक सिंगल जो लिटरेचर है वो बनाया गया। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए या फिर इनफैक्ट पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए या फिर इनफैक्ट पूरी ज्योग्राफी के लिए आप पीएमएफ आईएएस की जो बुक है उसको रेफ़र कर सकते हैं।